बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का दिन हमारे लिए बड़ा मखसूस और अहम दिन होता है क्योंकि हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो बहुत अहम है, जो बहुत स्पेशल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये आती है कि लोग उन अहम लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं और उन स्पेशल लोगों को किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग खिदमत खल्क करते हैं वो उनको भी इस कार खैर में याद रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप उनको याद रखते हैं तो आपका बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी लाइफ में आपके ऊंच नीच होती है जो ऐसा लगता है कि जब आप खिदमत खल्क कर रहे हो तो वो ठीक होती चली जाती है खुद ब खुद, इंसान को पता नहीं चलता। तो जिन दिल से जो आप काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। जब आप लोगों की खिदमत करेंगे तो आपके मामला भी बेहतर होते चले जाएंगे। तो दैट्स अ वाइस वर्सा थिंग। तो बगैर बेलॉस होकर काम करना चाहिए, बेलॉस होकर लोगों की खिदमत करनी चाहिए। तो आज का दिन जिस तरह आपको बताया कि बड़ा अहम इसलिए होता है क्योंकि आज हम बात करते हैं पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से। मेहमान जो मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनवर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। फॉर बीइंग हियर। मैं सबका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर ये है कि हम आपसे जो है सिलसिला शुरू करेंगे बात का। हमारे साथ मौजूद है एस्टर जैन, स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, ये इंग्लिश पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात आज हासिल होगी। और हमारे साथ फरिया अजीमी है, रेकी मास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू अल्लाह का सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपसे आज रेकी के हवाले से बहुत सारी बातें हम जानेंगे और स्पेशली स्पेशल बच्चों के लिए किस तरह से ये ट्रीट होता है ये भी बिल्कुल जानेंगे। अच्छा डॉक्टर अनवर, आज हम जो जानना चाहते हैं कि स्पेशली जब हम बात करते हैं पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप ये पहले बताइएगा, फिर हम आगे जो मजीद मेहमानों को भी लेकर चलते हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव दो हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जितने भी बच्चे या बड़े हैं इनको हेल्थ वाइज इस काबिल कर दिया जाए कि ये अपने पैरों पे खड़े हुए हों, अपने काम काज खुद कर लें। दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन बच्चों को जरिया माश ऐसा दिया जाए, इन बड़ों को जरिया माश ऐसा दिया जाए कि ये बेगर ना बने, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। इस सिलसिले में जैसा कि हम पिछले कई प्रोग्रामों में 7-8 प्रोग्रामों में बराबर कहते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, बताते रहेंगे इंशाल्लाह कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से, किस तरह इनके 4 हमने वो रखे हुए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं कि जिस तरह कैटरिंग है, ग्रोसरी है, टेलरिंग है, फूड है। तो उसमें यही हम कहते हैं कि हमें काम चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए, जो पिछले कई सदियों से इमदाद की तरफ इन्हें लगाया गया है। और इस प्रोग्राम का जो मैं फिर हर मरतबा भी कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सब्जेक्ट को इन लोगों के लिए एक ख़ास दिन मखसूस किया। अब तक ऐसा किसी मीडिया पर हुआ नहीं है। तो ये मेट्रो 1 न्यूज़, आपके प्रोड्यूसर्स, पूरी टीम जो है, जिसमें जो पसे पर्दा लोग हैं, उन तमाम का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना हम सब का है। दूसरे ये कि ये एनजीओ जो हम पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर, ये जितने पाकिस्तान में एनजीओ हैं ये सब उनका प्रोग्राम है। जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब उनका प्रोग्राम। आप कहीं पे भी जाएं, बच्चे को घर पे ना रखें, आप वहाँ लेके जाएं, बड़ा है या बच्चा है। आपके करीब जो सेंटर है, अगर वहाँ पर कोई आपकी सुनवाई नहीं होती, आपसे कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप हमें कॉल कर लें, हम आपके मसाइल को इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम मसाइल को हल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि अब हम जाहिर है हमने बहुत अपने एक्सपर्टीज जितनी हैं उनको भी बुलाते भी रहेंगे आइंदा भी। तो एक एक सब्जेक्ट पे बात होगी कि जैसे आज हमारे पास ब्लाइंडनेस पे वो हमारी एस्टर जैन साहिबा मौजूद हैं, या रेकी है उस पे, या हेयरिंग एम्पायरमेंट है। एक एक सब्जेक्ट पे हम उसके तमाम अक़राज़ व मक़ासिद, उनकी चीज़ें, वो कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ उसका इलाज हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है, तमाम लोगों को वो तमाम
मालूमात भी मुहैया करेंगे, प्लस उसका हल भी बताएंगे। खाली मालूमात मुहैया करने से नहीं काम चलेगा। हल इसलिए कि कई ऐसे लोग हैं जो देख रहे होते हैं जिनके बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, किसी ना किसी में कोई ना कोई माजूरी ज़रूर होती है और उनको अक्सर औकात पता भी नहीं चलता। तो वो अगर आपको नहीं मालूम चला लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है, कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो आप ज़रूर जो है वो राब्ता करें पेशेंट्स केयर वालों से ताकि आपको गाइड करें। एटलीस्ट आप आएंगे तो आपको ये गाइडेंस देंगे। बेशक आपके करीब में जो सेंटर है आप वहां चले जाएं। बिल्कुल, जो एक तो वो है ना जो लोग खुद कफील है बहुत, मतलब जिनके जो कर सकते हैं, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो भी मालूमात लेकर, लेकिन बल्कि इस पेशेंट्स केयर सेंटर के लिए आप आगे आके सोसाइटी के लिए आप हेल्प भी करें और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और वो लोग जिनके पास नहीं है अमाउंट के वो स्पेंड कर सके बाहर के, वो उनकी आप फिर नहीं, हम तो सबके लिए करेंगे, पैसे हो जाने। हाँ, अच्छा। हमारा ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम को हमने कमर्शियल नहीं रखा। हाँ। कि नहीं जी कोई, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए फ्री ऑफ सबके। अच्छा, आप साहिब हैसियत हैं तो आप दूसरे बच्चों के लिए, जैसे अभी ये मैंने कहा कि किसी और के लिए हेल्प देखिए, अभी रिसेंटली संडे को लॉयंस क्लब के हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, प्रोग्राम में भी आए सईद मुल्ला साहब, और उनकी पूरी टीम आई, गवर्नर भी आए और लोग भी आए। उन्होंने व्हील चेयर्स भी दी, इंस्ट्रूमेंट भी दिया डिपार्टमेंट। देखिए ये वो अपने सामने दिए उन्होंने। हाँ। और उन लोगों को मिले। तो इसमें ये वो नहीं है कि नहीं जी आप कोई डोनेशन दे रहे हैं, आप हाँ, हम जो काम कर रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, ज़ाहिर एक्सपेंसेस तो होते हैं ना, उस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमने 4 चीजें जो बनाई हैं इन बच्चे, और ये बच्चे ही करते हैं। कैटरिंग भी ये बच्चे करते हैं, टेलरिंग भी ये बच्चे करते हैं, ग्रोसरी भी ये बच्चे ही सप्लाई करते हैं, फूड भी यही बच्चे बनाते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं। तो आप ऑर्डर दें इन्हें, ठीक है, इनको ऑर्डर देकर और फिर आप इनकी इस तरह से हेल्प हो जाएगी, इनकी कोई जरूरत उनका आज एक तरह से कारोबार सेट कर दे रहे हैं। कारोबार सेट हो जाएगा। अच्छा जी, हम बात करते हैं थोड़ी सी एस्टर से। एस्टर, आप जो है टीचर हैं और आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, ब्रेल पढ़ाती हैं। पहले तो मेरे ख्याल में आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप, जाहिर बात है एक मतलब ब्लाइंडनेस है, और उसके हवाले से बताइए कि बचपन से आप के साथ आप ब्लाइंड थी या बड़े होकर कोई हादसा हुआ? नहीं, मैं पैदाइशी थी जी, बाय बर्थ ब्लाइंड, बाय बर्थ थी। तो आपने कब से जो है पढ़ना शुरू किया था? मैंने तकरीबन 7 साल की थी जब मुझे स्कूल भेजा गया। अच्छा, 7 साल की थी। और उसके बाद टीचर बनने का ख्याल कैसे आया? मैं जब पढ़ रही थी तो मतलब मैं यूनिवर्सिटी के दौर में पढ़ रही थी, तो तब मतलब मैं मास्टर्स इंग्लिश कर रही थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि मैं किसी ऐसी जॉब में जाऊंगी जहां कम्युनिकेशन होती है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह ये वो। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी और मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए स्टडीज़ के दरमियान, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे चेंज करना पड़ेगा अपना विजन और मुझे टीचर बनना है ताकि मैं अपने जैसे बच्चों को हेल्प कर सकूं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पता कब चलता है लोग बच्चे को या वालिदैन को कि विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई है बच्चे की, उसे दिखना नजर आना कम हो गया है, और उसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मतलब जो बताया गया वो ये कि तकरीबन 1.5-2 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं देख नहीं सकती, और मेरी फैमिली में ऑलरेडी एक मेरा ब्रदर मुझसे बड़े भाई हैं, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो ब्लाइंडनेस का तो पता था कि ये है मसला। तो जब मेरे साथ भी हुआ, जब सिम्टम्स होती हैं ना कि नज़र नहीं आ रहा, बिहेवियरल सिम्टम्स के कोई चीज आपको आपकी तरफ की जा रही है, आप उसको देखकर रिएक्ट नहीं कर रहे। एक एक्सप्रेशन होता है ना, बच्चे चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कलर्स की तरफ। तो पेरेंट्स बताते हैं कि उन्हें तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र में मेरा पता चल गया था कि मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, तो इसके लिए डॉक्टर के पास गए, कहाँ जाना चाहिए? हम इस प्रोग्राम के जरिए उन तमाम माँ बाप को बताना चाहते हैं कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ उनके यहाँ उनके बच्चे में ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो आप क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी है, तो वो किस किस स्टेप से, क्योंकि जब हमारे पास बच्चे आते हैं वो कहते हैं जी हम तो बहुत घूमे, हर जगह गए, डॉक्टर ने हमें बताया ही नहीं कि क्या मसला है, कितनी चीजें हैं, क्या करना चाहिए। असल में सबसे पहले तो आजकल आपको पता है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट उसको हॉस्पिटल में ही चेक कर लिया जाता है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है।
अगर उस वक्त डायग्नोज ना हो पाए और जैसे ही आपको सिम्टम्स मिले कि बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा या देख नहीं रहा, या जो इसकी ग्रोथ है फिजिकल वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं। जो भी आपको सिम्टम्स मिले, अगर आँख का मसला लग रहा है कि आँख की शेप में इशू है, आई ब्लिंक कर रही है बहुत ज़्यादा, या कि मतलब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, फौरी चेकअप करवाएं। सबसे पहले पता चलना ज़रूरी है कि बच्चे के साथ मसला क्या है, आया ये ट्रीटेबल क्योरेबल है या नहीं। अगर तो क्योरेबल है तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर ट्रीटमेंट फर्स्ट, पहले उसको क्योर किया जाए कि उसको अगर उस विजन को वहीं पे रोका जा सकता है, विजन लॉस को, तो उसको पहले क्योर की तरफ लेके जाएं। अगर डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं जी इसमें ऐसा इशू है कि ये क्योरेबल नहीं है, ये ब्लाइंडनेस है या ये ऐसी ही रहनी है, तो फिर आप उसको स्कूल की तरफ, उसकी प्रिवेंशन के, उसकी जो बची हुई विजन है वो बचे अगर है, और बाकी फिर उसकी स्कूलिंग के हवाले से उसको अपना जहन बनाए कि हमने बच्चे को पढ़ाना है। सबसे पहले तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना है। जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो सोसाइटी में अपने बच्चे को खुद ही एक्सेप्ट करवाएंगे। जैसे आपने कहा कि अभी आप पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, तो मैं कहती हूँ इस मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स प्ले करेंगे कि वही इस स्टिग्मा, इस स्टेरियोटाइप को खत्म करेंगे, कि वो बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये हमारे एक आम बच्चे जैसा बच्चा है, वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो माशरा भी नहीं करेंगे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये चश्मा लगाने से विजुअल इम्पेयरमेंट खत्म हो जाती है, या जैसे हमें नजर कम आता है हम भी आई ग्लास लगाते हैं, तो क्या ये आई ग्लास लगाने से या नंबर्स चेंज करने से ये विजुअल इम्पेयरमेंट खत्म होती है या नहीं होती? ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपको प्रॉब्लम है। अगर तो ये चश्मे से ये है कि कंट्रोल हो सकती है, जैसे बच्चों को आजकल बहुत अर्ली एज में ग्लासेस लग जाते हैं, तो आप जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज है आईज की कि जो चश्मा लगाने से, जैसे रेटनाइटिस पिगमेंटोसा वाले अगर ग्लासेस लगा भी लेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन पे और टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट पे डिपेंड करता है। कितने किस्म के विजुअल इम्पेयरमेंट है? इसकी देयर आर नंबर्स ऑफ टाइप्स, लेकिन जो मेनली मैं आपको बताऊंगी उसमें ये कि एक तो टोटल ब्लाइंडनेस है कि बिल्कुल विजन लॉस है, जहाँ के लाइट का परसेप्शन भी नहीं है, तो टोटल ब्लाइंडनेस होगी। एक पार्शली साइटेड और पार्शली ब्लाइंडनेस। इसमें एक तो ये कि वो बच्चे कि जो अपना काम खुद से कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए। और एक वो बच्चे हैं कि जो लो विजन या पार्शली साइटेड कहलाएंगे, कि जो बच्चे मतलब अपने बाकी कामों के साथ साथ स्टडीज में भी वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस और डिवाइसेस के थ्रू उसको नॉर्मल जो एक राइटिंग स्टाइल है उसको कैच कर सकते हैं, उसके साथ हमारे पास एक बच्चा है हमारी टीम में है जी। वो पार्शली ब्लाइंड है, तो वो काम कर रहा है, वो सप्लाईज पर चीजें सप्लाई करके भी आता है, फूड्स डिलीवरीज पर है, तो वो काम कर सकते हैं। ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस पहनते। तो डॉक्टर ये तो नहीं कहते कहीं कि उनका जो है बाद में जाके कोई ऑपरेशन होगा या उसके बाद सही होंगे? नहीं, एक्चुअली जहाँ पर जैसा बताया ना मिस एस्टर ने कि जहाँ पे जरूरत है अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर इनको तो ऑपरेशनल प्रोसीजर की जरूरत है या नहीं। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना शुरू में कि हम आइंदा से पूरे एक सब्जेक्ट पे काम करेंगे, एक सब्जेक्ट को लेंगे। हमारे प्रोफेसर राहिला खातून साहिबा, उनसे वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे। तो जैसे आज हमने एस्टर जैन को बुलाया, इनके साथ हम ऑप्थेल्मिक डॉक्टर्स जो हैं, जो आई सर्जन्स हैं, जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं और दूसरे हैं, उनको भी मदऊ करेंगे। एक पूरा ऐसा प्रोग्राम, जामे प्रोग्राम हम ये तरतीब देना चाहते हैं जिससे एक सिटिंग पर माँ बाप बैठे और उन्हें वो तमाम चीजें मिल जाए। सिर्फ ब्लाइंडनेस नहीं होती है, ये पार्शियली ब्लाइंडनेस होती है, बहुत ज्यादा आपको आई साइड एक्सट्रीम जिसकी जो है कभी कभार वीक हो जाती है, उस पे भी जो है तकरीबन आपको जो है लगाने पड़ते हैं ग्लासेस वगैरह भी। तो ये एक, हाँ जी एस्टर आप जवाब दे रही थी इसी। जी, मैं आइज के हवाले से ये भी बताऊंगी कि इसमें और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, जैसे कैटरेक्ट के इश्यूज हैं, उसमें भी
अगर वो टाइमली क्योर ना हो, वैसे तो कैटरेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अगर वो टाइमली ना हो तो वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आरपी जो है वो समटाइम्स बच्चों में पहले ही पता चल जाती है, जैसे मैं भी एक आरपी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये रेटिना की डिजीज है। तो उसके बाद और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको लेट एज में, जैसे अर्ली 20s में जाके ब्लाइंडनेस हो जाती है और टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट तमाम माँ बाप से यही है कि जाहिर है वो तो देखें एक्सपर्ट नहीं होते, उनको नहीं पता होता, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या तालीम नहीं भी है, तो किसी को इतना वो इल्म नहीं होता। तो प्लीज कांटेक्ट करें डॉक्टर से। अगर आप वहां नहीं जाते और कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो जस्ट कांटेक्ट टू अस। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरिंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो उससे कांटेक्ट कर लें, हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको प्रॉपर वे में उस जगह ले जाएंगे। किस डॉक्टर का ये है, और वो सही एक्यूरेट चीजें जो है ना, जिसे हम कहते हैं क्विक एंड करेक्ट डायग्नोसिस, वो अर्ली स्टेज पर हमारा काम ही यही है कि हम अर्ली स्टेज पर वो तमाम चीजें देख लें और उसको फिर करना ना करना, देखें ये है पेरेंट्स का काम। अगर वो समझते हैं, क्योंकि मेन किरदार उन्हीं का है, जैसे बताया एस्टर ने कि जितनी कोऑपरेशन पेरेंट्स करेंगे उतना ही वो बच्चा जल्दी से। एस्टर से हम खुद भी पूछ सकते हैं कि एस्टर ने खुद ने कितनी मुश्किलात देखी, और जो स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं उनको कैसे हैंडल कर रहे होते हैं? अगर मैं अपनी मुश्किलात की बात करूं तो बहुत सारी है, लंबी लिस्ट होगी, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि मुझसे ज्यादा ये मेरे पेरेंट्स की मुश्किलात रही होंगी। नहीं, आप खुल के बात, ये प्रोग्राम ही आपका है एग्जैक्टली, ताकि लोग देख सकें कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम चाहते यही है। ये मेट्रो टीवी का मैं जाती तौर पर और ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम मेंबर्स मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया। इसमें आप बिल्कुल बताएं, और हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो सवाल पूछना चाहें, जिस तरह वो हेल्प लेना चाहें वो लें। ये एक मीडिया है, एक प्लेटफॉर्म है, सबके लिए है, सबके लिए, बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले कि मैं अपनी मुश्किलात बताऊं, बात हो रही थी जो आए प्रॉब्लम्स के हवाले से, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा कंप्लेन करता है कि मुझे बोर्ड नहीं नजर आ रहा, मुझे कॉपी नहीं नजर आ रही, तो उसको सीरियस लें। अब मैंने ये चीज एक्सपीरियंस में आई, फ्रेंड्स ने बताया कि वो पेरेंट्स को बताते थे कि हमें बोर्ड नहीं नजर आ रहा, तो और वो समझते थे कि शायद बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कि अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो विजन लॉस हो रहा है, बच्चा बता रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पेरेंट्स चूंकि वो उन्हें भी जाहिर है पता नहीं होता। तो अगर आपका बच्चा कंप्लेन करे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी बात सुने, उसको सीरियस लें और उसे फौरी रेलेवेंट लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं। बिल्कुल सही है। भाई हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, आप लोग कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट्स केयर और रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, और डॉक्टर अनवर भी मौजूद हैं और हमारे साथ और भी मेहमान हैं। अभी हमने एस्टर जैन से बात की, स्पेशली जो ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि क्या क्या उनको कैसे जो है चीज़ों को फेस करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल इसी हवाले से कि आपने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन जो स्टूडेंट्स अब आपके पास आते हैं उनको आप वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करवाते हैं, किस तरह से अब वो चीज़ों को हैंडल करी उनके लिए? अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि दौर में फ़र्क आ गया। जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज थे एक्सेसिबल मटेरियल के, ठीक है, किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, तो हम लोग खुद से किताबें लिख कर ब्रेल में और फिर पढ़ा करते थे, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि उसको पहले लिखें, कोई हमें रीडर चाहिए पढ़ के बताए। अब जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, ये ब्लेस्ड बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये बुक्स को अगर इंग्लिश की बुक्स हैं उसे भी एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, और जो हमारे पास ब्रेल प्रेस लगा है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी हमारे पास लगाया है, इनफैक्ट मेरे ही इदारे में लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमारी जो बुक्स है ब्रेल में ट्रांसक्राइब की जा रही है ताकि हर बच्चे को किताब
हाथ में दी जा सके ब्रेल में, जो कि उनके लिए जिससे वो आराम से पढ़ सकें। और इससे फिर जब बच्चा खुद पढ़ता है तो फिर उसको लिखने में भी आसानी होती है कि स्पेलिंग्स अच्छे होते हैं। तो और एक चीज आप सुन के अगर कर रहे होते हैं तो फिर स्पेलिंग एरर्स आते हैं। तो जो चीज हाथ से टच हो जाए, हमारा हाथ तो हमारी आंख का काम करता है ना। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बड़ी बात है, और सबसे बड़े आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है माशाल्लाह से यू आर एजुकेटेड मास्टर्स। हाँ, 2 मास्टर मतलब किए हैं 2 मास्टर्स किए हैं, मतलब आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। अच्छा, इसमें अब तो बहुत अच्छा सिस्टम, जैसे आपने बताया ना कि नया दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब मोबाइल फोन भी इस्तेमाल होते हैं और वो भी आसानी से वो सारी चीजें उसको कर लेते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। कितने लोग हैं इस बीमारी में मुब्तला, उसकी कोई एसोसिएशन आपने बनाई है, या आप लोग गेट टुगेदर करते रहते हैं, या वही कि 14 अगस्त 23 मार्च को ही बुलाते हैं? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं विजुअल इम्पेयरमेंट पे, और ब्लाइंड की एसोसिएशंस भी बनी हुई है। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया जा सकता कि कितने लोग कराची में मौजूद हैं, लेकिन अगर WHO के जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक देखा जाए तो दुनिया की तकरीबन 15% आबादी माजूर है, जिसमें कि कोई 3.7% जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वैसे तो जनरली अगर देखें ना तो मैं अजराए मजाक के भाई ज्यादातर लोग नाबीना हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि भाई ये आदमी जो है साइकिल चला रहा है, वो पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है। वो दिल से नाबीना है, दिल से और दिमाग से नाबीना होते हैं। वो एक शेर भी है ना, मुझे मलाल नहीं अपनी कम निगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी नजर नहीं आता। तो बेशक, हाँ, वो वाले बहुत अच्छा। वो नहीं, अतर शाह खान ने भी कहा था कि क्या खूब असर लाई दुआ मेरी, जी क्या खूब असर लाई दुआ मेरी, दिल ने फूलों की आरजू की थी, आंख में मोतिया उतरा। तो ये वो सब चीजें हैं, ये वो सब बातें हैं, और इसमें कोई शक नहीं। हमारे लिए आप इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई ऑनरेबल हैं कि आप यहाँ हमारे शो में आए हैं, हमारे मेंबर हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट किस नज़र से देख रहे हैं? गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है या वैसे ही सब चल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने इस पे बहुत पहले से काम किया है। स्पेशल एजुकेशन का इदारा 1981 में बना था। तो मतलब अर्ली जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन पे काम किया उसमें से पाकिस्तान एक मुल्क है। अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूं तो सिंध इस पे स्पेशली बहुत काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको ब्रेल प्रेस का बताया कि ब्रेल प्रेस लगाया गया है सिंध में, ताकि बच्चों को किताबें ब्रेल में प्रोवाइड की जा सके, जो कि उनकी बेसिक नीड है। ठीक है। उसके अलावा डिसेबिलिटी एक्ट आया है सिंध का, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। उसके अंदर सारी चीजों को कवर किया गया, एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन। यानी कि कब होगा उस पे काम होना शुरू हो गया है, और सिंध वो पहला सूबा है कि जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें कि अब जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी, ये जो भी उसके प्लान्स होंगे, उसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड या जो भी स्पेशल पर्संस हैं उनकी राय भी शामिल होगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो टास्क फोर्स बनाई गई, एक बहुत अच्छा कदम है सिंध गवर्नमेंट का। तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करती हूँ, क्योंकि कई जगह पे कई जगह पे हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर जो है व्हील चेयर का भी एक्सेस नहीं होता। इवन बहुत सी सरकारी बिल्डिंग्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चे बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के, कराची यूनिवर्सिटी की अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैंने देखा है कि लोगों ने कैसे तालीम हासिल की, किस तरह से ऊपर चढ़ के। और तो अब इस पे काम हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट की बहुत खास तवज्जो इस पे, एम्प्लॉयमेंट पे भी काम हो रहा है। जॉब कोटा के हवाले से भी लोगों को
एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट की इस हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इस डिसेबिलिटी के हवाले से। जो हमारे मिनिस्टर हैं कासिम नवीद कमर साहब, वो और हमारे सेक्रेटरीज जो भी आ रहे हैं इस वक्त, जो मौजूदा सेक्रेटरी है वो भी जी उनका भी हमने यहाँ इसमें इंटरव्यू भी किया हमारे अपने प्रोग्राम में जी, परवेज साहब का, और वो बहुत ही ज्यादा डिवोटेड आदमी हैं। आपके आरडी साहब हैं जावेद साहब इंतहाई डिवोटेड लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव उस पे काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हर चीज को बड़े ग्रास रूट लेवल्स पे। बेसिकली होता क्या है कि एक कंसेप्ट बना हुआ था ना इससे पहले, फिर मैं यही कहूंगा कि मेट्रो ने वो सोच उजागर कर दी, स्टेप उठाया बिल्कुल, और मैं अवेयरनेस दे सके। ये कहना चाहूंगी मेट्रो 1 न्यूज के हवाले से कि ये इंक्लूजन की तरफ भी एक कदम है कि आपने हमें जगह दी कि हम भी आपका हिस्सा हैं, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हमें भी इंक्लूड किया जाए। तो मैं भी इस चीज़ को, इस एक्ट को मेट्रो 1 के अप्रिशिएट करती हूँ। ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। अच्छा, हम यही कहते हैं कि बिल्कुल जो स्पेशल हो वो तो उन्हें स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, पर आप हमारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए भी कि आप जो है एजुकेट भी करें। जो एजुकेट करता है बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अच्छा, फरिया अजीमी हमारे साथ हैं और आप रेकी मास्टर हैं, और आपके अपने भी दोनों बच्चों को, एक को जो एक सीपी चाइल्ड और दूसरे जो डाउन सिंड्रोम जिनको था, तो कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो आपके अपने बारे में जानेंगे कि आप खुद रेकी की तरफ कैसे आई, आपके अपने बच्चों के हवाले से आपको कैसे पता चला, ताकि हम आपके बारे में जानेंगे तो फिर आगे जो है डिटेल्स जान सकेंगे चीज़ों के हवाले से। पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो मेरे बच्चे, मेरी जो बड़ी बेटी है वो सीपी चाइल्ड है और वो है 25 इयर्स ओल्ड। ओके। तो जब वो ही नॉर्मल थी, लेकिन कुछ हमारे हॉस्पिटल्स का कह सकते हैं, अब तो काफी नई चीजें आ गई हैं, लेकिन 25 इयर्स एगो आप सोचें तो वो थोड़ी सी डिले हो गई थी रोने में। अब मुझे तो उस वक्त नहीं पता था कि क्या चीज जरूरी होती है, तो उसको जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी हुई। फिर जब उसे मेनिंजाइटिस हुआ तो उसकी वजह से वो, क्योंकि कहते हैं ये कि सीपी बच्चे जो होते हैं 3 साल की उम्र तक अगर उन्हें कोई भी बीमारी हो, दिमाग पे चोट लग जाए, तो ये सेरेब्रल पैल्सी, आम लफ्जों में कहते हैं दिमाग का फालिज। तो उसमें फिर ये देखते हैं कि दिमाग का कौन, अब ये मैं इतना सारा बता रही हूँ, उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था। अब आपको खुद अवेयरनेस हुई तो आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे। जी, तो दिमाग का फालिज, अब उसमें ये होता है कि जब बच्चे के साथ इस तरह का होता है तो अब ये नहीं पता होता कि दिमाग के कौन से हिस्से पे असर हुआ है। तो अब उसमें ये होता है कि कोई बच्चा चलने से महरूम हो जाता है, कोई बोलने से, कुछ यानी मुख्तलिफ सिम्टम्स होती हैं, कुछ बहुत माइनर से होते हैं, तो एजुकेशन भी हासिल कर लेते हैं, बहुत आगे तक चल जाते हैं। मैंने खुद एक बच्चे को देखा जो बैंक में जॉब कर रहा है, सारे एक साथ जाता है और सारा कुछ कर लेता है। मेरी बेटी का जो असर पड़ा वो उनके बोलने पे और चलने पे पड़ा। लेकिन ये कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत जगह गई हूँ मैं, क्योंकि मैं इस तरफ बहुत ज्यादा थी। मैंने यानी खुद जॉब भी की स्पेशल इदारों में, कि अगर जैसे वहां रहते हुए मैंने उनके जो स्पोर्ट्स हैं उसमें लिया हिस्सा। मकसद अब ये कि मैं अब इस वक्त ऐसी हो चुकी हूँ कि मैं आराम से एक स्पेशल एजुकेशन का इदारा खोल सकती हूँ उन बच्चों के लिए, सारा कुछ। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। जो चाइल्ड आपके जो डाउन सिंड्रोम में, दोनों में 11 साल का डिफरेंस है और दोनों टोटली डिफरेंट हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम अगर आप देखें तो ये क्रोमोसोम होते हैं जो पेयर की सूरत में होते हैं। अगर आपके 24 क्रोमोसोम होने चाहिए पैदाइश के वक्त बच्चे के, और अगर वो 24 नहीं है, 23 हो गए, 25 आ गए, तो वो उस बच्चे में DS आ जाता है, आई मीन डाउन सिंड्रोम आ जाता है। डाउन सिंड्रोम बहुत नॉर्मल भी होते हैं, डॉक्टर तक बन जाते हैं अगर माइनर हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ना बोल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं सकते, वरना सारी स्पेशल नीड्स जैसे ऑटिज्म है, सीपी है, इन सब में डाउन सिंड्रोम बहुत बेहतर होता है। अच्छा, ये उनके साथ काम किया जाए। ठीक है, ये आपने जो है अभी मतलब ये आपने रेकी भी सीखी जी, तो रेकी आपने क्यों सीखी? रेकी क्या है? हिप्नोटिज्म भी आपने सीखा या सिर्फ आपने जो है वो? मैंने
3-4 कोर्स किए मैंने, रेकी की सीखी है। फिर अगर आपने सुना हो नाम वेल नोन ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी, मैं वहां से मैं यानी बैत हूँ, मुराकबा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह सीखा। सबसे पहले मैं अपनी बच्ची, मैंने जितने कोर्स किए समझे अपने बच्चों के लिहाज से होते होते मैं काबिल हो गई। Does meditation work for them as well, या अपने लिए आपने किया? बिल्कुल मैंने अपने लिए किया, और उससे फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई कि अगर अभी मुझे देखें तो कह सकते हैं कि मैं बहुत स्टेबल नजर आ रही हूँ और सारा कुछ। उस वक्त मैं बहुत परेशान होती थी, तो वहां गई, मैंने वहां से मेडिटेशन किया, मैं बैत हुई। फिर वहीं के एक शागिर्द हैं नजमी शहजाद नाम है, तो दरअसल रेकी जो है ना, रेकी जो बेस करती है ना, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। तो कुछ लोग जैसे नहीं चाहते कि हम एज ए मुस्लिम हम वो जो है जापानीज टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करें, तो फिर मैंने नजमी शहजाद भाई से सीखी नजमी हीलिंग एनर्जी। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें अल्लाह के नाम भी हैं, तो उसमें फिर लोगों को इशू नहीं होता। तो फिर तो क्या फर्क क्या है? ये तो जो मौलवी हजरात हैं कुछ जो तावीज गंडे की तरफ जाते हैं, 90% तो यही होता है ना। Of course, ऐसा बच्चा कहीं पैदा होता है तो वो उसे कहते हैं अल्लाह वाला है, और महल्ले वाले सबसे जी एग्जैक्टली मैं समझ सकती हूँ मैं उस दौर से। ये इस पे कोई असर हो गया है, या ये मलंग है, या ये सारी चीजें, तो इसे ले जाए, तो वो भी तावीज दे देते हैं, वो भी वो चीजें, और उससे अक्सर लोग सही भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली देखिए क्यूरेट कितना मेन चीज जो है ना। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर अनवर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एज ए मदर मैं पहले बताऊंगी कि जब मेरी 25 साल पहले जब बेटी थी, मैं एजुकेटेड बंदी थी, लेकिन इन बच्चों से कभी मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं रहा था। तो जब उसे देखते थे मेरी बेटी को, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह मैंने समझे उसे अपने हाथों से बनाया, लेकिन उसे देख के अक्सर लोग ये कह देते थे कि शायद मलंग है, कुछ है, लेकिन अब मैंने उस पर इतनी मेहनत की है कि माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मलंग इस सेंस में कह देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती है ना स्पेशल नीड्स के बच्चों को, दिमाग से होती है। हमारा जो दिमाग है, इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने जो एस्टर जैन है माशाल्लाह इनका दिमाग इतना अच्छा है कि देखिए ये इस वक्त एज ए टीचर बैठी हुई हैं, तो इन बच्चों के दिमाग पे ही असर होता है। जैसे ऑटिस्टिक होते हैं, इनका दिमाग बहुत ज्यादा, यानी ऑटिस्टिक बच्चे चलने में बोलने में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे वो सेट नहीं होते हैं। तो वो मौलवी हजरात के पास जाते हैं, सारे कुरानी आयात हैं, आप उनसे काम करेंगे। मैं भी अगर अलम शरीफ पढ़ के फूकेंगी, वो भी करते हैं। नो सर, रेकी में बिल्कुल, रेकी जो है वो जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है जापानीज कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, और रेकी हर बंदे में होती है, आप में भी, इनमें भी, लेकिन ये इस तरह से होती है कि जैसे एक ट्यूबलाइट है, उसका काम है जलना, लेकिन आप अगर उसे यहाँ टेबल पे रखेंगे तो क्या वो जल सकेगी? नहीं। जब हम उसमें आप एनर्जी डालेंगे, आप उसमें करंट डालेंगे, तो वो आपकी ट्यूबलाइट काम करना शुरू करेगी। एनर्जी कैसे डालती है? जो एनर्जी डाल रहा है वो कितना पावरफुल है, और जो एनर्जी ले रहा है वो कितना पावरफुल है? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपका बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एनर्जी डाल रहा है अगर उसके अंदर खुद के अंदर एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि समझ लें एक तरह से उसकी सलाहियत आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है अपने अंदर से। तो देखिए ये अट्यूनमेंट का सिलसिला होता है, सिंबल के थ्रू हम अट्यून करते हैं। अब उसके लिए हमको, जैसे कि मैं मास्टर हूं, पहले मैं हीलर थी। हीलर ये कि सिर्फ हील कर सकता है किसी भी पेशेंट को, लेकिन मास्टर वो ये कि मैं आपको हील करने के साथ आपको अट्यून कर दूं। तो अगर मैं अंदर से एनर्जेटिक नहीं होंगी, मैंने मेडिटेशन नहीं किए हुए होंगे, मैंने ब्रीदिंग नहीं की हुई होगी। मेडिटेशन से क्या मुराद? जादू? नो सर, मेडिटेशन तो एक वेल नोन चीज है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है, जिसे मुराकबा कहते हैं, वो गारे हिरा में करते थे। मेडिटेशन का मतलब होता है किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना, आपने सोचना, जैसे अल्लाह के मुतालिक आप सोचें तो आप इतने ज्यादा उसमें गुम हो जाएं कि आप अपनी जात की नफी कर दें। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर एनर्जी आती है। रेकी मास्टर आपको बहुत मिलेंगे, रेकी हीलर भी बहुत मिलेंगे, लेकिन आप कह देंगे जी मुझे इनसे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि वो प्रैक्टिस में नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको रेकी देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें रेकी दूं एस्टर जीन को, एस्टर जीन का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि अभी हम स्टूडियो में जब थे तो इन्होंने मुझे बताया, मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, इन्होंने मुझे बताया कि एक दफा पिकनिक वगैरह पे कहीं थी, इन्हें सर्दी लग गई, तो इनके साथ कोई रेकी हीलर थे, तो उन्होंने इन्हें हील किया, तो फौरी तौर पे ठीक हो गई। बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मेडिटेशन का एक और मैं चीज बता दूं, मेडिटेशन बेसिकली आप अपने जहन में अपने जहन को आप पॉजिटिव करते हैं, और उस पॉजिटिविटी से आप
आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं और उस Exactly, पॉजिटिविटी से आप किसी और की लाइफ भी चेंज कर सकते बिल्कुल। हैं। दैट्स बेसिकली आप अपने ब्रेन से ब्रेन सिग्नल्स जो हैं वो आप बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल, exactly। जो इतना ये इतनी एक करामत चीज है, पर बिल्कुल, इसको कहते हैं जो 100%। मेडिटेशन सीखेगा बिल्कुल। वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, exactly, गलत बिल्कुल सही कह चीज रही हैं किसी नाज़िया को आप। आप नहीं दे बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, It's all the बिल्कुल सही कह positive रही हैं। मगर इसके लिए तो बहुत रियाजतें चाहिए होती हैं, सालों की। ये तो 6 महीने में नहीं रेकी नहीं, सीख लेते हैं। रियाजतें नहीं, इतनी रियाजतें नहीं चाहिए होती। 6 महीने में आप मास्टर हो सर- जाते हैं। नहीं, इसको मैं आपको आपको डेली इसका रूटीन में एक्सरसाइज करना जरूरी है, बाकी ये बताएंगे। हाँ, मैं आपको एक्सरसाइज इसका- छोड़ दूं तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ से चले। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि सर अभी मैं आपको एट्यून करूँ डॉक्टर अनवर, तो आप अभी से रेकी देना शुरू कर देंगे, ठीक है? आपके हाथों में वो एनर्जी आ जाएगी, आप उस एनर्जी के थ्रू आप दे सकते हैं। लेकिन बेहतरीन और बेस्ट जब होगी जब आप मेडिटेशन करेंगे अपने आप को अंदर से, यानी क्लीन एंड नीट एंड पॉजिटिव करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा फिर उसका असर होगा। नहीं, वो भी तो है ना कि तेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा किए थे नमाज। तो उसके लिए कहाँ खड़े होंगे? सर हम लोग जैसे दरअसल हम लोग इस तरह करते हैं कि ये नहीं कि बाकायदा बैठ गए, हम जब बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, हम 5 मिनट भी बैठे हैं और मेडिटेशन कर ले तो वो अच्छा, बहुत बस इम्पोर्टेंट positive सवाल कि ये जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे, इनको कैसे आप ट्रीट करते हैं इस हवाले से? जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। और नाजिया, मेरा जो रेकी की तरफ आने का हुआ, मैंने बहुत से कोर्स किए, बहुत, मैं भी, यानी अगर एज ए पेरेंट आप सुनेंगे तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है। जैसे एस्टर जैन बता रही है कि उनके पेरेंट्स, फिर होते होते मुझे पता चला, फिर डॉक्टर मोइज हैं, मैं उनके पास भी गई, मैं बहुत जगह गई अपने बच्चों के लिए। तो होता है कि अगर आप रेकी से, क्योंकि जिस तरह आपके सर में दर्द है तो आप पैनाडोल खाएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो एक लॉन्ग ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, कोई से भी हो, डाउन सिंड्रोम हो, सीपी हो, ऑटिस्टिक हो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये बहुत सब्र बर्दाश्त का मुकाम है हर पेरेंट के। जो भी पेरेंट देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये हमारे लिए बहुत पेशेंस की बात होती है। कंपैरेटिव स्टडीज का सर मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन। तो जब हम उन पे काम करते हैं तो आप ये देखें, आप एक दफा अगर उसे हील कर देंगे तो वो आप क्या कहते हैं बार बार कैसे ले जाएंगे? जैसे मेरी बच्ची चलती नहीं है, मैं उसे बार बार कहीं भी नहीं ले जा सकती, और या जैसे जो छोटी है वो हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, 1 मिनट भी यहाँ नहीं बैठ सकती। तो आप जब वो तो हाइपर एक्टिव रेकी होती है तो आप फिर रेकी से या तो मेडिटेशन सही करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने उसको रेकी से किया। रेकी मैंने सीखी इसलिए कि अपने बच्चों को मैंने उन पे बहुत काम किया। माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी में 80% डिफरेंस आया है। और ये रेकी जो है दिमाग पे असर करती है, नींद के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे बच्चों के दिमाग का ही ये सारा कुछ दिमाग पे होता है। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मेरे बच्चे हाइपर एक्टिव है बहुत ज्यादा, या ये जैसे कि आप में से कोई है पेशेंट है लेकिन करवाना नहीं चाह रहा, हाथ लगवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये हाथों के थ्रू होती है, तो इसमें हम टच के बजाय डिस्टेंस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे भी अभी अपनी बेटी को सेंड कर सकती हूँ हीलिंग। अच्छा, अमेरिका में, माशाल्लाह, इंडिया इतनी में, ज्यादा कहीं पावरफुल हो गई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फौरी तौर पे इसका असर होता है। मकसद नॉर्मली ये नहीं, हाँ ये कि जैसे अभी वो हाइपर हो रही है तो फौरी तौर पे वो उसे मैं हीलिंग देती हूँ घर पे, और वो 5 मिनट बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो ये दिमाग को पुरसुकून करती है, इस तरह से होता है। तो बहुत जबरदस्त जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कहती हूँ, क्योंकि ये तो आपके इंस्टीट्यूट में तो आपको मालूम जी, ही जी, होगा हम कि कर किस देंगे। तरह बच्चे जो आते हैं वो जी, हाइपर exactly। एक्टिव होते हैं, किस तरह से। तो ये कि जितने भी और भी जो बच्चे हैं जी, वो, जी। ये उनकी माएँ हैं वो भी सीख बिल्कुल, सकती हैं। जी। उन बच्चों और की मैंने माएँ। तो ये स्पेशल, दरअसल मेरे और ग्रुप इस- भी बना हुआ है डाउन सिंड्रोम का। हाँ, हाँ। तो उसमें मैं स्पेशल मदर्स को कहती हूँ कि बहुत माइनर सी फीस के थ्रू मैं आपको एट्यून कर सकती हूँ, क्योंकि हर घर में एक हीलर होना जरूरी है। नॉर्मल भी कि अगर बारिश है, कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं जा सकते, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो आप फर्स्ट एड के तौर पे आप उसे हील कर सकते हैं फौरी वहां तौर ले से, जाने ठीक तक। है, जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप जो है बड़ा एक मुख्तलिफ काम है, बड़ा एक डिफरेंट काम है, लेकिन ये है कि एक ऐसा अल्लाह ने इंसान को ऐसा पावरफुल और एनर्जेटिक बनाया हुआ है कि वो सब चीजें कर सकता है। लेकिन जिस तरह अभी मैम ने बोला कि ट्यून होना जरूरी है, जाहिर बात है कोई भी चीज आप सीखे बगैर जो उसको आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होती है। आपको अपने अंदर भी जो एनर्जी लानी होती है वो फिर पॉजिटिव एनर्जी लानी होती है, जिससे आप ये चीजें फिर सीख सकते हैं और आगे फिर आप जो है दूसरों को पहुंचा भी सकते हैं। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से। डॉक्टर अनवर हुसैन हमारे साथ हैं और अभी हम बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग फरिया जी से अबाउट रेकी। मेरे ख्याल में अब
अनवर साहब मैं आपके ऊपर देती हूँ, अब आप सवालात करें जो सवाल करना सवाल से। बेसिकली रैकी जो है उसमें कहते हैं जी ग्रैंड मास्टर और रैकी मास्टर, हीलर, ये सब है क्या और कितने दिन में, क्योंकि ये सब चीजें जो आप बता रही थी ये तो एक एब्सोल्यूट विजडम है। हाँ, मैं आपको स्पिरिचुअल पावर जो हाँ, और spiritual उसके power लिए जो है, हाँ। आपको सालों की रियाजत है। गुलकार जो है ना वो 4 दिन में मेरा जैसा तो बन जाएगा मगर दूसरे लोग नहीं बन सकते। लेकिन मुझे लगता है आप भी ऐसे वाले गुलकार बनेंगे कि सब उठ के भाग जाएंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो सुनने नहीं, के सर लिए का तैयार काम नहीं सर है। को सांचे जो सर, कर आप रहे हैं गुलकार बहुत नहीं बड़ा काम बनेगा, कर आप रहे हैं। यही काम करते रहे, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं सर के सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। हीलर जो होता है वो हील करता है, यानी एक तरह से समझ लें कि उसने एक लेवल सीखा। अगर टच लेवल, इसमें 2 तरह के लेवल होते हैं, बल्कि 3 कह सकते हैं। नंबर 1 टच हीलिंग, वो आप हाथ रख के टच करके किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को देते हैं। दूसरा जो है सर वो है डिस्टेंस हीलिंग, उसमें मैं यहाँ बैठ के अभी अपने घर पे इंडिया, अमेरिका कहीं भी हील कर सकती हूँ। अच्छा एक चीज जी, पूछिए। मेरे भी यहाँ कमर में थोड़ा पेन है तो भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल करेंगे? एग्जैक्टली, हाँ इंशाल्लाह। अभी आफ्टर ऑन एयर कर दूं, ऑन एयर कर दूं, आप कहें तो मैं ऑन एयर कर देती हूँ, लेकिन फिर उसमें कंसंट्रेशन कितना चाहिए होता है इसमें? थोड़ा क्या सा- नहीं, होगा? मैं कर दूंगी, अगर आप कहेंगी तो मैं अभी कर हाँ, देती जय हूँ। उसमें कितना आप आएंगे कितना टाइम लगेगा? मैं तो अभी आपको 5 मिनट में हील कर दूंगी फिलहाल तो, क्योंकि हम ऑन एयर जा रहे हैं। मेरे ठीक ख्याल है, से मतलब आप डेमो मुझसे- देखना चाह आप रही हैं। मेरे, हाँ आप मेरे यहाँ पे ये कीजिएगा। ओके, मैं कर देती हूँ। इस और, सवाल का सर जवाब- आप जो है वो मेरे हाँ में फिर आप बात करें इनसे, ठीक है? देखें ये इस सवाल का जवाब दे देखें, दूं मैं इसका- आपको फिर। इसका रिजल्ट जो है ना भाई, आपने कहा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये मैं हो हील कर जाएगा दूंगी, सही, हाँ। हो जाएगा। ठीक है। अब आपके इनके दरमियान मसला है, हाँ। ठीक है नहीं, ना? ये जवाब देंगी, मैं थोड़ी नहीं जवाब नहीं, एक दूंगी। मिनट। जी, जी। अब आप कहेंगे कि हाँ जी मुझे फायदा नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, या ठीक आपने है, कहा तो कि मुझे नहीं नहीं, या आपने कहा मुझे फायदा नहीं हुआ। हाँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, दो- exactly। दोनों दोनों चीजें बताइए। दोनों में से कोई एक दोनों बिल्कुल, चीजें हाँ, आपकी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। चीजें हो सकती हैं, हाँ। सच क्यों नहीं बताएंगी? हाँ, सच ही हाँ, बात है। हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए मेरा वो ऑब्जेक्शन है, मेरा नहीं। सिर्फ ये है जी सर, कि मैं आपके सवाल का आपने बता जवाब दिया। दे रही हूँ। अब जैसी एक चीज है कि मैं कहता हूं इनसे कि एक बच्चा है, एक बंदा है, उसकी हेमोग्लोबिन जो है वो 8 आई है, ये हील कर दें, उसकी 12 कर दें, कोई मेडिसिन नहीं ठीक है, देंगे। जी सर, हो सकता है। और एक उस पे सेकंड, उसका और भी उस जवाब पर दे रही हूँ। उसके देखिए हमारे पास तो टेस्ट रिपोर्ट है ना, हाँ तो हम उसका भी दोबारा टेस्ट हम दोबारा दोबारा ये चीज- एडमी करा के जी, हम हाँ। सामने रख देंगे बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। ये है खत्म बात। बिल्कुल सर, मैं आपके सवाल का, पहले वाले सवाल का देखिए जवाब जब दे दूं। तक आपने इंसान, पहले सवाल एक का छोटी जवाब सी दिया। बात, हाँ। देखिए होमोग्लोबिन के लिए ऑब्वियसली खुराक का होना जरूरी है, ठीक है ना? आयरन जब तक नहीं आप लेंगे, खुराक हेमोग्लोबिन नहीं लेंगे, आयरन नहीं लेंगे, वो नहीं बढ़ सकता। देखिए मल्टीविटामिन लेते हैं आप, ठीक है ना? कितने ही लेते हैं, लेकिन हाँ, हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। एक इंसान आयरन खा रहा है और उसका फिर भी नहीं बढ़ रहा, हाँ तो उसकी फिर कॉजेज, उस पे- हाँ, उस उसकी पे cause- फिर वो चीज हाँ, जो है वो उसकी बहुत कॉजेज जो है ना वो दूसरी हैं कि अगर वो अच्छा बाद जगह हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ। उसकी भी कॉजेज है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इज बैड, यस यस, ठीक हमारी ये है। जो कोई इस्लाम भी- में जी जी, है, अब आप पूरा जवाब दे जी। दीजिए। जी मैं तो मैं जवाब दे रही थी कि टच हीलिंग है, डिस्टेंस हीलिंग है, तो ये तो आपके हीलर कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका तीसरा लेवल, उसमें ए और बी है, यानी उसमें ए में अगर आप मास्टर बनना चाह रहे हैं तो ए में फिर आपको बताया जाता है, जो आपका मास्टर होगा, कि आपने इतने दिन का मेडिटेशन वगैरह करना है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर वो आपको इस तरह से एट्यून करेगा कि फिर वो आपको बता दिया जाएगा कि आप मास्टर बन जाएंगे, और फिर ये कि आप दूसरों को एट्यून कर सकते हैं, आई मीन सिखा सकते हैं, ठीक है। आ गया ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर में ये है कि ये तो सिर्फ सिंपल रेकी के बारे में था। ग्रैंड मास्टर जो होता है वो क्रोना रेकी, कुंडालनी रेकी, होली फायर रेकी और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो मैं जो हूँ रेकी मास्टर हूँ, उसके अलावा मैंने नजमी हीलिंग की हुई है, उसके अलावा सिल्वा अल्ट्रा माइंड भी किया हुआ है। तो मैं ये करती हूँ, सर का एक जवाब, जैसे सर ने कहा किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है सर, वो रेकी जो है ना, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप मेडिसिन छोड़ें, लेकिन होता है कि कोई पेशेंट है, अगर वो कोई भी मेडिसिन ले रहा है लेकिन उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम ये कहते हैं मेडिसिन लेते रहे, साथ साथ हम आपको हील करते रहेंगे। उससे एक तो एक जैसे कैंसर पेशेंट है, उसे तकलीफ होती है, मैं कलर थेरापिस्ट भी हूँ, तो उसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ, जैसे कैंसर के लिए हम बताते हैं कि रेड कलर बेहतर है, तो इस तरह से फिर हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो अब सर ने कहा हेमोग्लोबिन, ठीक है, वो रेकी से
फौरी तौर पे सही नहीं होगा, वो एक लॉन्ग टर्म है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप पहले रिपोर्ट करा ले और फिर आपको जो चीजें, जाहिर सी बात है हम भी चीजें बताते हैं, हम भी कलर्स बताते हैं कि भाई इस कलर की कमी है, हीमोग्लोबिन है, इस कलर की कमी है, इस फ्रूट की कमी है, एग्जैक्टली हम सारी चीजें बताते हैं, हम भी एज ए डॉक्टर ही काम कर रहे होते हैं। नहीं, इसमें लेकिन उसके बाद ये कि आप वो सब चीजों पे अमल भी करें और हम हीलिंग भी करते रहेंगे। टाइम पीरियड किसी में एक डॉक्टर एक किसी को कोई बीमारी नहीं है बता सकता है। तो उसमें ये तो कहा ही जाता है ना कि अब अगर आपको जो है हार्ट का प्रॉब्लम है तो अब आप जो है इसमें Exactly. सारी बात है, आपको ऑयल छोड़ना पड़ेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल वाली सारी बिल्कुल। चीजें छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल। एहतियात, तो बिल्कुल, नेचुरली हाँ। एहतियात आपको करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। इसी तरह ही जो है जब कोई और बीमारी होती है, रेकी जो है उसमें उसको अब हम हीलिंग करते हैं ना, हाँ। किसका वेल बंद है तो हम देते रहते हैं, कंटिन्यूसली देते हैं, हाँ। खुल जाता है वो, नहीं, लेकिन टाइम लगता है, टाइम पीरियड नहीं, हर बिल्कुल, चीज टाइम time उसका continuing मतलब job है, ये हम भी नहीं है यही कि कहते हैं। जाके जो है वो जी, डॉक्टर गए के और पास फौरन जाके जी, ऑपरेशन देखें, करके मेडिसिन सर्जरी भी अगर आप ना लेते करें, करा ले, हैं, हाँ। मेडिसिन भी आप लेते हैं तो एक प्रोसीजर से गुजरते जी, हैं, जी। आप डायग्नोस्टिक की तरफ जाते हैं, आप सारी चीजों को करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर जाके वो मेडिसिन तरतीब देता है और बताता है, वो काम होता है और टाइम लगता अच्छा, है। मैं इसमें कोई एक शक चीज नहीं। आपको बताती हूँ कि जो मेरे साथ पर्सनली हुई, तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ पर्सनली, क्योंकि इंसान को जब किसी चीज से गुजरता है तो लोग उसको बिलीव भी कर रहे होते हैं। मुझे पिछले तो सबको पता है कि बहुत ज्यादा मुझे जो है वो कंजेशन हो गया था, चेस्ट प्रॉब्लम हो गया था और मुझे जो है नजला जुकाम बहुत ज्यादा, तो कीप ऑन मैं बहुत डॉक्टर्स पे गई, एक पल्मो पे गई, दूसरे पे गई, तीसरे पे गई, कहीं पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, किसी की भी दवाई मुझे सूट नहीं कर रही थी। जब मैं लास्ट एक बार गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कहा कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई ऐसी, मैंने कही जो नाक बंद हो जाता है तो कहता है तो ये तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिसिन, जस्ट गो एंड स्टे हैप्पी, हंसें मुस्कुराएं एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई बाहर प्रॉब्लम निकले, नहीं है। ताज़ा मैं हवा में सीरियसली निकले, बताऊं, बिल्कुल उन्होंने, मैं सीरियसली बिल्कुल, बताऊं, जाहिर वो सी बात डॉक्टर है। हैं, वो चाहते तो वो मेडिसिन लिखते और कहते महीने बिल्कुल। बाद आपने दोबारा आना है, मुझे जी, दिखाना है, जी, ठीक जी, है, जी। तो उनके जो है फिर वो पैसे जितने उनके थे वो दोबारा वो से fees बना हो लिए जाते, पर ही बिल्कुल। वाज गुड डॉक्टर, जिन्होंने मुझे सही मेरा ट्रिगर किया दिमाग में कि मैं सिर्फ और सिर्फ जहनी नहीं, तौर से उसका क्योंकि शिकार आप हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप नाज़िया, ये जो आप सही कह रही प्रोग्राम्स हैं। करती है, स्ट्रेस से भी बहुत सारी चीजें नहीं, ये भी स्ट्रेस नहीं था, वो स्ट्रेस बस ये था कि नाक वो क्यों नाक- बंद है। नहीं, बिल्कुल, इसमें हाँ। कोई शक नहीं, जो डॉक्टर साहब ने हाँ। किया इसमें कोई, ये बुक्स में था, पहले पढ़ाया जाता था, काउंसलिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जिससे कहते थे, जो पुराने लोग थे वो कहते थे आधी बीमारी तुम्हारी जबान से सही तो होगी, मैं बताऊं ना, आधी बीमारी उन डॉक्टर ने डॉक्टर मेरे ने से सही हाथ कर भी दी। कोई हाँ, कह दबाव के से सही सही कर कर दी, दी। उसके बाद और मैं आगे जो आगे मुस्कुराई आप हंसा। इलाज करें, अच्छा, अब क्या फिर होता है मैं- कि पूरे के लिए मैं इलाज आपको करते एक हैं। और चीज, फिर मैंने एक थेरेपी भी देखी, मैंने एक थेरेपी देखी जिसमें ये था व्हेन यू लाफ आपके बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल laughing अच्छा therapy, होता है, बिल्कुल, ठीक है? laughing therapy मैंने है। लाफिंग थेरेपी की अपने ऊपर बिल्कुल, खुद की। ये part हैं। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी वाकई जो आधी से ज्यादा बीमारी है ना, वो लाफिंग थेरेपी से ही दूर हो गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। नहीं, मेरा सिर्फ तो सवाल ये इसमें- था कि जैसे जो बच्चे हैं, जैसे हमारे स्पेशल बच्चे हैं, अब स्पेशल बच्चों में एक ऐसे स्लो लर्नर हैं या मेंटल, उनका लेवल जो आईक्यू लेवल हम चेक करते हैं, भाई आईक्यू लेवल अगर उनका कम है, आप रेकी दें बिल्कुल सर, हो सकता है, लेकिन टाइम मगर पीरियड वो नहीं अब बता तक देखा नहीं गया ना तो दीदी, सर मसला तो सारा ये कंटिन्यूसली है। होने, अब इन्हीं सही के आप वो सेंटर में आउटपुट, उसके नहीं, रिजल्ट, देखिए, उसकी कंपाइल जी सर, मैं स्टडीज को लेकर आए ना। आपके RMCH की ही बात कर रही हूँ। इनके सेंटर में एक बच्चा दानियाल था और अब यकीन करें वो पूरे स्कूल में यूं पूरा फिरता रहता था, वो बैठता नहीं था, जब मूड होता था बोलता था, मूड होता था तो वो सिर्फ नाते पड़ता था, अदरवाइज बैठता नहीं था, किससे बात नहीं करता था। अच्छा, हम ये है कि जैसे अब ये एस्टर मेरे बराबर में बैठी है, तो हम ये है कि बात करते करते प्यार से ऐसे यूं किया और इस तरह किया, और तो वो हील होना शुरू हो गया हल्के हल्के। तो मैं उसके साथ जा जाके बैठती थी शुरू में, दानियल कैसे हो क्या, और मैं उसे रह के ट्रांसफर कर रही थी। करते करते इतना हुआ कि वो बच्चा इतना सेट हो गया कि जब हमने रूम में RMCH में ही मैंने बनवाया था रेकी रूम, वहाँ पे मुसर्रत अरशद होती हैं, उन्होंने मुझे परमिशन दी माशाल्लाह, उन्होंने कहा, और वो खुद भी मुझसे डेली लेती थी, उनके घुटने की तकलीफ तो कहती थी फरीहा बहुत सुकून मिलता है। तो वहाँ बेड पे आप देखें, मैं मेरे मोबाइल में भी उसकी वीडियो, तो सर ने कहा दिखा नहीं सकते, अदरवाइज अगर होता तो आप वहाँ पे दिखाती मैं कि आप देखें, वो बच्चा 2-2 दफा आके लेटता था और खुद से आके लेटता था, हम शूज वगैरह उतरवाते, शूज उतारने और सब लेटना और सुकून, और वो फिर इतना पुरसुकून बच्चा हो गया था कि वो बिल्कुल फिरते रहता था, वो सब उसका बिल्कुल फिनिश हो गया था। अब वो एक्चुअली बच्चा ये भी चला वाली जो गया चीज है ना, ये होती है माइंड से। जब आपका माइंड जो है वो आपका कंट्रोल में नहीं होता, तो जो रेकी या जो मेडिटेशन, ये माइंड कंट्रोलिंग होती है बेसिकली। आप वो दूसरे के माइंड को आप जो है उसको सुकून, अपने दिमाग, अपनी बात से आप दूसरे
के माइंड को जो है इसी तरह ही जब आप बीमार भी होते हैं ना, अगर आप अपने आपको ये कहते रहोगे ना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं, भाई मुझे क्या हो गया, तो वो मजीद बीमार हो जाते हैं। आपको ये कहना होता है कि मैं ठीक हूँ अल्लाह की तरफ से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो शिफा की दुआ क्यों होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो शिफा की दुआ इसलिए होती है ना कि अल्लाह ताला से आप दुआ कर रहे होते हैं कि मुझे शिफा मिल जाए, और वो अल्लाह की तरफ से वो चीज जो है वो आपको जो है वो हीलिंग है, क्योंकि हमने अपने माइंड से इस चीज को सोचना शुरू किया कि ये जो है ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल 100% हाँ जी, मैं डेमो करूँ बिल्कुल, वो सारी चीजें होती हैं। बात करते करते ही ठीक हो गया है वो, लेकिन नहीं अभी भी है हल्का सा यहाँ पर। अच्छा, दिस इज जस्ट द मसल पेन, वो जो फटीकनेस वाला होता है, क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइज बड़ी ज्यादा कर ली थी तो वो यहाँ पे मसल पेन जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, ये इस जगह पर पाँव सीधे रखिए और हाथ, और आपने आंखें बंद रखनी है, चाहे आप बातें अच्छा करते सर, आप ओवर टू यू नाउ, ओवर टू यू। तो मैं अभी हीलिंग करा रही हूँ अपनी। It's my pleasure. जी जी। तो अच्छा मिस एस्टर, ये वाला जो मसला, ये बताइए कि जनरली जो थोड़ा सा व्हाइट छड़ी का अच्छा, एक क्या concept हम है, ऑन एयर है? तो हाँ, जनरली है। पहले तो वो ये होता था ना कि भाई पहचाना जाता था कि भाई ये बीनाई से महरूम अफराद हैं, तो वो व्हाइट छड़ी लेके चल रहे होते थे। तो अब कोई ऐसी चीज आपकी नजर में उसका क्या मकसद था, अब उसको क्यों खत्म, अब बहुत कम लोग नजर आते हैं, क्या वजह है? सफेद छड़ी के सफेद छड़ी जिसे कहते हैं ना। नहीं, देखें, जो सफेद छड़ी का पहले कॉन्सेप्ट था वो आज भी वही है। अच्छा। कि वो आपको बाइज्जत तरीके से और महफूज जगह तरीके से पहुंचाए आपकी मंजिल मकसूद तक। ठीक है, अब वाइट केन वो लोग यूज नहीं करते जो लो विजन है, ठीक है, उनको, क्योंकि वो रास्ता देख पाते हैं, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड जिनको टोटल ब्लाइंडनेस है वो अभी भी यूज करते हैं, और उसके थ्रू वो कराची, पाकिस्तान और मतलब पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं, पूरा सफर करते हैं। तो अच्छा, मैंने अपने कुछ लोग हैं जिनसे मैंने जिक्र किया और मैं चाहता था और कर रहा हूँ उस पे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, क्योंकि ये तो एक प्लेन छड़ी की तरह होती है व्हाइट केन जो होती है, ठीक है ना। मैं ये चाह रहा था कि इसमें कुछ ऐसी लाइट्स लगा दी जाएं और ऐसा अलार्म हो कि जो बात जगह नजर नहीं आता दूसरे आदमी को तेजी से, क्योंकि हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं ना, तो वो नजर नहीं आता कि भाई ऐसे लोग हमारे दरमियान में से गुजर रहे हैं या नहीं। अगर वो उसमें अलार्म लग जाए या उसमें कोई ऐसी इंडिकेशन हो जाए कि जिससे हम उसका अंदाजा लगा लें, लोगों को पता चल जाए, अवेयरनेस हो जाए कि भाई यहाँ हमारे साथ जो है कर्ब जवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी केन्स पे काम हो रहा है कि जिसमें अब सेंसर्स लगे हुए हैं और वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी इंडिकेट करती है कि आगे कुछ है, क्या है, ठीक है, वो बोल के बताती है, उस पे फोकस करना पड़ता है। इस पे काम हो रहा है, और इसका जो वाइट कलर रखने का मकसद था वो भी यही था कि अंधेरे में, रोशनी में ये विजिबल होता है कलर, इसको कोई भी देख सकता है दूर से। तो और अब इसमें जो रेड कलर शामिल किया जाता है वो मतलब जो सेकंड डिसेबिलिटी, अगर कोई मल्टीपली डिसेबल्ड है, उसको दो तरह की कोई इम्पेयरमेंट्स हैं कि ब्लाइंडनेस के साथ साथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, तो उसके साथ फिर अब वो रेड कलर की भी आपने स्टिक्स देखी होंगी व्हाइट एंड रेड में, तो वो उसको इंडिकेट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जो चीजें आ रही हैं कि भाई जो आपकी एक खास लैंग्वेज है जिसे ब्रेल कहते हैं आप जी, तो उसको कहाँ से हासिल किया जाएगा, क्योंकि आम लोगों को, पेरेंट्स को नहीं पता कि वो अगर अर्ली स्टेज पर बच्चे को देखें, जो बच्चे की ग्रोइंग पीरियड 3 माह से 3 साल तक की है, उसके बाद 3 साल, अब तो 2.5 साल में वो बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो 3 साल की उम्र में उस बच्चे को किस स्कूल में कहाँ, अगर अर्ली उसको एडमिशन मिल जाता है, अर्ली वो सारी चीजें, पहले तो वही आपकी बात के माँ बाप को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो तस्लीम करने के लिए तैयार। हमारे पास भी आते हैं, हम देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा तो सुन रहा है, जबकि वो 80-90% अपने जहन को मुतमईन कर रहे होते हैं
कि वो फिर वो कहता नहीं नहीं हमारे तो ये वालदा ने बताया था और फला महल्ले वालों ने कहा था कि नहीं ये चीजें कोई नहीं है और ये अभी नहीं चल रहा और कुछ अरसे के बाद ये चलेगा। बिल्कुल तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, कंसेप्शन है, ये जो मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, इस तरह के बहुत हैं। उसकी वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अपने बच्चों को जो है वो इस तरह से करते हैं, हर चीज़ खुद करके दे रहे होते हैं, ठीक है, उनको डिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। घर में भी मैं चूंकि ये अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम है, तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको सारे काम उसके खुद करने दें, उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि उसको कहीं भी माशरे में सरवाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो खुद से अपने, और ये घर से शुरू होगा, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की ब्रेल के हवाले से कि कहाँ आए, तो इदारे मौजूद हैं, हमारे पास आए, हमारा ये गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लेक्स सरकारी। सॉरी, मुझे आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना होगा क्योंकि अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो मेन जो मसल था ना, उससे सुकर के ये इतना सा जो है ना, एक इतना से पॉइंट पे वो रह गया। ये बात है कि जो मेन जो था ना, जो पूरे मसल पे दर्द था, उससे वो जाकर सिर्फ इतने से उस पे रह गया। आई थिंक इस पे 2-3 दफा हीलिंग होती है तो फिर ये जाके से हम अभी से बात करेंगे, लेकिन जरा ब्रेक की जानिब जाते हैं। ब्रेक में वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ मेहमान है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। स्पेशली हम जो है इस ऐसे इदारे के हवाले से बात करें जहाँ पे स्पेशल बच्चों का जो है वो उनका काम भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, उनको मशवरा भी दिया जाता है, उनका ख्याल भी रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो हम ब्रेकी के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर अनवर को जो है एक एक्स्ट्रा आगाही दे रहे थे इस हवाले से, कहते नहीं एक चीज़ जो है डॉक्टर अनवर के साथ बहुत अरसे से नहीं, आप तो खुद इलाज करवा रहे हैं बच्चों का, तो आप कैसे? बिल्कुल है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जितने भी रैकी मास्टर हैं, जितने लोग रैकी कर रहे हैं, वो इनकी ट्रायल तो कंपाइल करें ना, ट्रायल कंडक्ट करें। काम करें, नेक्स्ट टाइम एक सर्टिफिकेट लेकर आए कि जो है ना, जिसमें नहीं सर्टिफिकेट इनके पास नहीं, ये नहीं, हाँ, ये जो जिसको हील करे ना, हाँ, उससे आप IQ लेवल, मैं अपने एज ए मदर सर्टिफिकेट दे सकती हूँ, एज ए मदर दे सकती हूँ अपनी बच्ची का। ये नहीं है, ये मेरा सवाल ये है कि आपने एक बच्चे को, वो स्लो लर्नर है या मेंटल उसका डिसऑर्डर्स हैं, तो आप सर वो लॉन्ग टर्म चलेगा। IQ है भाई, कितना लॉन्ग टर्म, महीना 2 महीने, वो कह रहे हैं टेस्ट करवाएं। महीने 2 महीने में तो नहीं हो सकती कोई भी चीज, क्योंकि मुझे पता है एज ए मदर भी मैं जानती हूँ। सीख रहे हैं 6 महीने में सर, सीखते तो एक दिन में है, एट्यूनमेंट तो आपके एक दिन में हो जाएगी। रैकी को दरअसल आप समझे नहीं है, मतलब मैं सर के साथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना वो बता दूं, आप बताइए अभी फील हुआ, हाँ, डेमो क्योंकि जारी बात अभी वो माहौल नहीं था, अभी हम उस जगह पे नहीं थे, उनका ज्वेलरी भी नहीं पहननी होती है, नेक भी कवर था, तो उसमें आपको ऑल ओवर जो हील देना होता है। बेसिकली जो मुझे अच्छा जो फील हुआ ना, कि मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक हो गई, बिल्कुल, और आई एम फीलिंग लिटिल रिलैक्स्ड, मतलब जो इंसान एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल गई। हाँ, वो आपको ये चीज है कि यही चीज उन बच्चों के लिए जिनको मेंटल डिसेबिलिटी होती है, आई थिंक उनके लिए हीलिंग पावर ये बड़ी जबरदस्त है कि उनको एक रिलैक्सेशन देने के लिए, और एक उनको जो है जो उनका माइंड पावर जो एक्स्ट्रा था, आपको पता है वहाँ पर हमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं चाहिए, हमें क्यूरेट चाहिए है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30%। लेकिन माँ को आई थिंक ये कंटिन्यूसली अगर सीख ले तो कंटिन्यूसली यही जवाब थेरेपी, इसमें कोई शक नहीं है, जितने भी थेरेपी सब काम। जी, सर मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। देखें, बेसिक मेरी भी रेकी सीखने का यही एक मकसद था, हम डॉक्टर के पास कितनी दफा जाएंगे, तो अगर हम खुद सीख गोलियां कितनी दफा देंगे उनको, अब दिन में 3 दफा देंगे, मगर देखें इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करूंगा कि जो अब जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, या जो इन बच्चों को फिट्स पड़ रहे हैं, अगर आप कहें कि नहीं जी इनको आपने दवा नहीं देनी, मैं उससे भी बता देती हूँ। मेरी जो बेटी CP चाइल्ड है, उसको यानी फिट्स ही पड़ते थे, तो उसमें ये है कि देखें, जिस तरह आपको 3 बार मेडिसिन कोई लेनी होती है, तो अब आप कैसे हीलिंग 3 बार लेंगे, 3 बार जाएंगे, डिस्टेंस फीस होती है। देखें, मेरे स्पेशल बच्चे, तो मैं इस तरफ आ गई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, और अट्यूनमेंट भी ऐसी मदर्स की और उनकी, तो मैं कहती हूँ आप बार करवाएं, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग के भी कम से कम जो मास्टर हैं या हीलर हैं, वो 1000 रुपीज
पर यानी उसके लेते हैं ना, पर सेशन के। लेते हैं। तो आप सोचे कि इतना कोई अमीर नहीं है, इतना कोई रिच नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि इसके लिए आप जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो जब कुदरत आपको दे रही है तो आप आगे खुद बिल्कुल, उसकी तो कौम मैं को- वही कह रही हूँ कि उसके- इसके लिए अगर आप उसके सीख बंदों को लेते फ्री दें। तो बिल्कुल सर मैं कर रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा डाउन सिंड्रोम बच्चों का एक ग्रुप है, उनकी मदर्स नहीं, को, आप तो हमारे या कोई सेंटर भी- से कर ही रही हैं आपके free। सेंटर आप से कर- इनके सेंटर में तो आके अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, उसके हाँ। अलावा भी मैंने कोरोना पेशेंट्स बहुत ज्यादा हील किए, मुझे लोग पिक्स भेज देते थे, क्योंकि रेकी में या नजमी हीलिंग में डिस्टेंस हीलिंग भी, और बाय गॉड आप यकीन करें इतनी तेजी से वो रिलीफ हुए, वो मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन आपको पता है ना कोरोना के से बंदा थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है, एकदम प्रॉब्लम में आ जाता है कि क्या होगा, क्योंकि डरा इतना दिया है लोगों को। आप यकीन करें रेकी के थ्रू इतने मैंने कोरोना पेशेंट्स यानी हील किए कि उनकी कोई वो नहीं है, और सब फ्री। असल में ये होता है कि जब कोरोना तो लोग कहते हैं बस ये अब सांस का मसला, आपको सांस का मसला, तो कई लोग देखे कि ये नहीं कि हर एक को, कई लोगों को होता है। अब ये जो चीज होती है ना, ये होता ही है। मेरी एक दोस्त के साथ हुआ था असल में, उसको कहा कि तुम्हें जो है ना बस हो गया कोरोना, अब तुम्हें सांस का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, तो उसको इतना फोबिया हो गया कि वो बार बार सोचती है कि पता नहीं यही होता है। मेरे सांस का प्रॉब्लम अच्छा, हो रहा है एक शायद चीज ना। मैंने अभी डॉक्टर लेकिन से उसको भी कुछ भी नहीं, इतने ज्यादा जी, सिम्टम्स नहीं बिल्कुल। से, तो उनके लिए ये है कि आपको उनको मेंटल तौर से रिलैक्स करना पड़ता है, फिर जी, आपको कोई मसला नहीं, यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें मैंने डॉक्टर से सवाल किया, मैंने कहा जी पहले एक बीमारी होती थी जो आदमी बार बार हाथ धोता था, बिल्कुल, तो आप exactly, कहते थे देखो इसे मीनिया हो गया है, और इसकी वो एक खास किस्म की बीमारी होती थी, वो डिजीज होती थी। अब आप रोज कहते हैं कि दिन में 10 मरतबा धो, तो ये कंट्राडिक्शन कैसे? बिल्कुल। पहले आप कहते थे ये बीमारी है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप सब हाथ अलग चीज़ बार है। बार धोएं। देखिए मैं आपको बताऊं, दिमाग की इतनी बीमारियां हैं और दिमाग इतना ज़हीन है कि ज़हीन से ज़हीन आदमी भी अभी तक दिमाग की सारी चीजों को नहीं कवर कर सका है। अब जैसे मैंने सिल्वर अल्ट्रामाइंड किया, नाजिया ने भी किया थी, मेरी बात समझ सकती हैं। जो आप कह रहे थे कि दिमाग में चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, सर हम उठ के ऐसे नहीं जाते, उसकी कुछ यानी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो उसके पर हम करते हैं, डीप वो कहते हैं ना कि आपकी छठी हिस्स को खोल जी, देते हैं ना। बिल्कुल हम करते डीप हैं, में होता जाते है। हैं, उसके बाद हम मेरा हो जाते हैं। 100% बिलीव है, ऐसा बिल्कुल है। एब्सोल्यूट विजडम और स्पिरिचुअल पावर यही है, मगर बीबी उसके लिए सर, मैं सालों की रियाजतें चाहिए। जी सर, आप दरअसल मेरा ये सवाल का जवाब अभी तक इसलिए पूरा नहीं हुआ कि डॉक्टर अनवर एक नया सवाल कर देते हैं। नहीं, आप पिछले सवाल सर, का वो जवाब है। नहीं दे पा अब रहे जैसे हैं। मैंने दानियाल की मिसाल दी, अब वहां ये सेटअप बना था कि इन बच्चों को इतनी दफा आपने हीलिंग देनी, बच्चा गायब नहीं आया, एब्सेंट हो गया बच्चा। अब ये चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई मदर या फादर कर लेते हैं, वो अपने घर में अगर कंटिन्यूसली करते हैं, या मैं अगर किसी बच्चे से नजदीक हूँ, या आप मुझे वो बच्चा ला दें, जो भी आप कह चलिए रहे हैं। डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब भी दे देते हैं। ये बताइएगा कि आपने कितने अरसे में सीखा और कितने अरसे बाद आपको लगा कि आप परफेक्ट हो गई? देखिए, सीखने की बात तो ये है कि मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से बहुत शौक भी था पहले ही, तो मैंने जो टेलीपैथी वगैरह होती है वो चीज़ें बहुत सीखी। मेरी छठीज़ बहुत तेज़ थी, मेडिटेशन मैं करती थी, वहीं ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी के जब जाती थी वो सीखा हुआ था। तो फिर मैं बच्चों के हवाले से मैंने अपनी बच्ची की बहुत साल पहले रैकी भी करवाई थी। वो डॉक्टर जावेद होते थे, समी जावेद, हमारे अजीमी सिलसिले के थे, जब इतनी रैकी वेल नोन भी नहीं थी। मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, 20-22 साल पुरानी। तो उन्होंने भी मुझे एक तरीका बताया था, तो उस तरह मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी, वो उसी वाले से मेडिटेशन के तौर पे बताया था। फिर होते होते ये हुआ कि मैं क्या कहते हैं, जब डॉक्टर मुइस क्या गई और उन्हीं से ही मैंने सीखा है। और मुझे टाइम इसलिए नहीं लगा कि मैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, और रैकी की सबसे बड़ी बेस्ट बात यह है जो मैं बताना चाहती नहीं बता सकी, कि रैकी जब आप किसी पेशेंट को देते हैं तो वो आपके अंदर से होके जाती है, आपको भी हील करती जाती है, आप खुद भी हील हो सकते हैं। आप एज ए रैकी मास्टर नहीं, मैं अब पता है कि मेरे 2 बच्चे भी, तो आप एज ए मदर देखें तो मैं आप मेरे ख्याल से जो इस वक्त घर पे बैठी मदर देख रही होंगी, जिनके कोई भी एक स्पेशल नीड के बच्चे होंगे, तो उनको पता होगा कि कितना हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन देखें, अभी देख के आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं, तो मैं ये चाहूंगी कि हर कोई एक घर में हीलर होना चाहिए। तो मैं मेडिटेशन वगैरह करती थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी हो गई, मैंने नजमी हीलिंग अच्छा, ये की है। चीज के पॉजिटिव माइंड बेसिकली ना, देखिए लोगों के ऊपर बहुत सारी परेशानियां आती हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा इस बात को, वो हीलर नहीं है कुछ नहीं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव माइंड आपको जब वो रखते हैं तो यही कहते हैं देखो जिंदगी में बहुत कुछ होता है, पर अपने आप को ना कभी डिप्रेशन में नहीं लेकर आओ। मैं सीरियसली बताऊं, बहुत सी ऐसी चीजें जिंदगी में मेरी भी
आई जब हर इंसान की जिंदगी में आती है। देखिए, मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में नहीं होंगी। अगर हाँ। ये चीजें ना हो तो आप ऊपर वाले को पहचानेंगे कैसे? और तो जिंदगी बोरिंग होने लग जाती है। ये लास्ट ईयर ना कोरोना में पता चला था, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, मैं साइलेंटली एक जगह पर बैठी, आई वाज लाइक ये हो क्या गया है, ये मतलब ये जिंदगी। मैंने कहा नहीं अल्लाह, वो जो टेंशन और परेशानियां होती है ना वो अच्छा है आप दें ताकि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। कोरोना का एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं कि हमने सुना, बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि जी ओजोन में सुराख हो गया है। हाँ ठीक है, सही हो गया। हाँ वो अच्छा ओजोन में हील हो गया वो भी हील हो गया। वजह क्या है? हाँ, क्योंकि ट्रैफिक और चीजें नहीं थी ना उस वक्त। हाँ। देखिए पोल्यूशन से ओजोन ऊपर है, यानी बीच की लेयर को ओजोन कहते हैं। सूरज की रोशनी उस लेयर को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना। अब अगर वो ओजोन में सुराख हो जाएगा, जैसे ये छत है, अगर इसमें तो पानी सीधा यहीं गिरेगा ना, तो इस तरह अगर सुराख हो जाए तो वो जितने आपके ग्लेशियर्स हैं सब पिघल जाएंगे और आपको स्किन कैंसर, हर आदमी की खाल जल जाएगी। इतनी तो कुदरत ने वो चीजें रखी। अब उस सारी दुनिया के साइंसदान परेशान थे कि भाई ये ओजोन को भरेंगे कैसे? भाई ये कोई सीमेंट बजरी तो है नहीं कि ले जाके आप उस पर प्लास्टर कर देंगे और वो हील हो जाएगा, भर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने ये किया, सब परेशान किस तरह होगा, क्या होगा। तो वो जल्ले जलालहू ने एक ऐसा जरासीम, ऐसा वायरस पैदा किया जो नजर भी नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है ना। उसने क्या किया कि हर आदमी को हर वैसे आप किसी को कहते घर वाले नहीं बैठते घर में, तो बाहर को तो किसी को आप रोक ही नहीं सकते थे। इससे बाकी बहुत से फायदे वो क्या हुआ कि उसने सारी चीजें जो है ना वो सबको, अब खुद भी घर बैठे और लोगों को कह रहे थे देखो बाहर नहीं निकलना, सारी चीजें नहीं करना। कितने जहाज रोजाना, लाखों जहाज जो है वो एयर में जाते थे दुनिया भर में, वो सब बंद हो गए 2-2.5 महीने के लिए। वो सुराख सही हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कुदरत। वो बताता है कि भाई मैं हूं मौजूद, आप समझें ना समझें, आप उसको किसी नाम से याद करें। मेरी दुनिया को ना बिगाड़ो, मेरी दुनिया को ना, वो उसने वो कर दिया, वो सारी चीजें। अगर आप पॉजिटिव देखें लोग जो है ना सिर्फ ये सोचते हैं कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप यकीन करें करोड़ों रुपए तो आपके अपने पास हैं। आईज लेने जाएं आपको मिल जाएंगी, हार्ट लेने जाएं, जिनको आप सोचें वो किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती है उनसे पूछिए उनकी क्या हाल होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फला, जैसे गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी नहीं है, घर है तो बड़ा घर नहीं है। आप अल्लाह की शुक्र अदा करना। मैं ये पूछती हूँ किसके पास दरख्त नहीं है। हाँ। आप दरख्त देखें, आप जब दरख्त को देख रहे होते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसके आप नेमतें देख रहे होते हैं, आप फल के दरख्त उगाएं, आप पानी डालने के लिए नहीं कोई तैयार, बिल्कुल नहीं डालते ना। यही तो बात है, नेचुरल चीजों की तरफ आपको कुदरत नेचर की तरफ आए। आप नेचर को देखिए आपको खुद ब खुद खुशी महसूस अंदर से आप यानी कूल होना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखें तो यही खुद। अच्छा मिस एस्टर ये बताइए कि ये तमाम जो चीज़ें हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप पढ़ती हैं, तो इसमें जो एजुकेशन है इस पे यानी स्पेशल एजुकेशन से हट कर भी जो नॉर्मल आपने मास्टर किया है, एमएड भी किया और स्पेशल एजुकेशन में भी किया, तो इसमें जो बोर्ड है या जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे स्पेशल इम्तहान लेती हैं या वही पर्चे आपके आते हैं, वही सवालात होते हैं जो नॉर्मल दूसरे बच्चे दे रहे होते हैं? अच्छा नहीं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही बोर्ड में पेयर होते हैं जैसे दूसरे लोग होते हैं, उनके साथ ही होते हैं इनफैक्ट। जी। तो कोई हमारे लिए अलग से पेपर नहीं बनता, उसी तरह का सेम पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं। और बट थ्रू ब्रेल राइट? जवाब आप कैसे देते हैं उसे? थ्रू ब्रेल देते हैं या आपको पेपर भी ब्रेल में दिया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि कंसेप्ट ऐसा नहीं है। जो स्कूल लेवल तक है 8 क्लास तक तो बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है कि उन्हें ब्रेल में पेपर दिया जाए। बाकी जो बोर्ड में है वो हमें वैसे ही नॉर्मल जो पेपर होते हैं वो दिए जाए। और उसके साथ जो अब तक हो रहा है कि राइटर के साथ एग्जाम अटेम्प्ट किया जाता है, एक हेल्पर जो कि हमें पढ़ के पेपर बताता है और हम उसको अपना आंसर डिक्टेट कराते जाते हैं। तो वैसे ही हम प्रिपरेशन करते हैं जैसे बाकी लोग। जी मैंने देखा है कि हमारे जानने वाले हैं वो बच्चा उसने एमएड किया है, टीचिंग उसका वो सारी चीजें, टीचर एजुकेशन जो है उसमें एमएड उसने किया है और इसी तरीके से किया कि उसके साथ एक उन्होंने असिस्टेंट दे दिया, एक बंदा दे दिया कि भाई वो उसे बताता भी था सवाल और वो
उनको डिक्टेट भी कराता था। ठीक है, तो ये जो है सारी एजुकेशन या ये इससे कभी भी बच्चों को या बड़ों को जो भी है मतलब अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो क्या इसकी कोई उम्र भी होती है? मैंने वही सवाल किया था इनसे कि भाई 3 साल की उम्र में, देखिए नॉर्मली 3 माह से 3 साल की उम्र मतलब में बच्चे बड़ी उम्र का हो गया और वो ब्लाइंड है, वो नहीं है, क्या आगे भी पढ़ सकता है? स्टार्ट कहाँ जाए वो मेन तो हम अभी जो आपने क्विक जवाब देने क्योंकि ब्रेक का टाइम आ रहा है। जी जी, वो जो कॉजेज थी कि कुछ लोग एक्सीडेंटल ब्लाइंड हो जाते हैं, अब वो क्या करें? ज़ाहिर है वो पढ़ेंगे भी तो वो बिल्कुल इदारों के पास आ सकते हैं, हम भी सिखाते हैं ब्रेल, हम पेरेंट्स को भी सिखाते हैं। इसके अलावा एडल्ट ब्लाइंड सेंटर्स भी बने हैं जो कि बड़े लोगों को, जैसे आपने कहा तो प्रोसीजर इतना लंबा है कि उसमें वो बंदा जो वैसे ही मैट्रिक कर लेता है। टाइम नहीं, चले नेक्स्ट टाइम इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, और थैंक यू सो मच। पैगाम देना जी जी बिल्कुल, जल्दी से, टाइम नहीं है। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगी जो भी स्पेशल बच्चों के वालिदैन हैं, अगर चाहें तो यहाँ के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें। मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर कोई चाहेगा, अगर या थोड़ा बहुत पे कर सकता है तो मैंने सिखाऊंगी अपने स्पेशल हम प्रोग्राम ही कर रहे हैं। आराम से आप लोगों को कांटेक्ट कर लेंगे ना, चलिए फिर उसके नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। चलिए सही, इसके साथ ही थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। लॉकडाउन नो जी नाजरीन, वेलकम बैक। और हमें 2 और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। सबसे पहले तो आरफीन इकबाल, कोरियोग्राफर, बहुत ज़बरदस्त कोरियोग्राफी करते हैं। आई मस्ट से कोरियोग्राफी के साथ साथ ये एक एक्सरसाइज भी होती है। हम तो ये कहते हैं कि ये एक काम भी है बहुत ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ फिटनेस ट्रेनिंग में भी ये काम आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ मॉड भी मौजूद हैं, सरीना शाह, उनसे भी बात करेंगे। कैसी है सरीना? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हो? जी जी, बहुत अच्छे। अच्छा आरफीन, पहले तो आपसे बात करेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, और ये इनबॉर्न कोरियोग्राफी होती है या सीखा कहीं से? देखिए, नथिंग इज इनबॉर्न। आपको इनबॉर्न इज जस्ट आपको थोड़ी एक जंप मिल जाती है, लेकिन किसी भी फील्ड में इफ यू वांट टू गो you have to learn. बिल्कुल। Until unless you learn, आप है ना कभी भी उसको प्रोसीड नहीं कर सकते, उसको फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकते। तो कहीं से सीखा? Yes, I learned Latin American salsa from Dubai, and I learned contemporary from Bangkok. अच्छा, very nice, जबरदस्त। तो अभी तक कितने बड़े बड़े इवेंट्स कर चुके हो? जो अभी रिसेंटली सबसे बड़ा था वो तो PSL की ओपनिंग सेरेमनी थी, वो आई वाज द कोरियोग्राफर फॉर दैट एज वेल। देयर वर 2 कोरियोग्राफर्स बेसिकली, one was an international choreographer and the other was आप थे। अच्छा, कितना मुश्किल होता है लोगों को सिखाना जब आप कोरियोग्राफी कर रहे होते हैं अपने माइंड से? बाज़ तो क्विक लर्नर्स होते हैं, बाज़ बड़ा तंग करते हैं, तो मतलब कुछ उनको आप गाइडेंस? वंस आप किसी चीज में यू हैव अ पैशन, इफ यू लव योर वर्क, तो इट वुड बी नेवर बी अ टायरिंग जॉब। तो आई लव माई वर्क एंड आई लव टू टीच, तो और सिखाने में मजा भी आता है। और जब हम इस तरह के टारगेट्स होते हैं तो वी नो हाउ टू यूटिलाइज दोज पर्सन, उनकी बॉडी की लैंग्वेज की कैपेसिटी कितनी है, हाँ, कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस कम ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा, ये तो चले, वहाँ पे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। जी। जब इवेंट्स आते हैं आजकल सबसे ज्यादा कि हम कहते हैं कि जो शादी ब्याह है ना, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सही है ना, हर एक को अपनी शादी को बड़ा ग्रैंड बनाना होता है, और वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ज्यादातर वो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनमें से कोई अच्छा डांस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ये बड़ा इश्यू आ जाता है। वहां पर आपको कितनी मुश्किलात होती है? वहां पे तो बड़ा सुकून लेकर काम करना पड़ता होगा। अगर कोई नहीं सीख रहा, कभी ऐसा होता है यार मेरा दिल कर रहा है मैं इसको हटाकर उसको रख लूं, यार ये वाली चीज है कि वो फैमिली नहीं, ये बहन है, इनको तो जी आपने पार्टिसिपेट करवाना ही है, फिर क्या करते हैं? इस तरह के सिनेरियोस तो आते ही रहते हैं, डेली इश्यूज ना। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई सीन होता है ना, तो पहले तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम वो जो स्टेप्स वो लोग कर सकते हैं वो करवाऊं। बाकी उससे अच्छे जो कर रहे होते हैं मैं उनको बोलता हूँ यार दुल्हन की बहन की तरह से यू गाइस हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। हाँ, तो वो होता है। लेकिन महीने
1 month की रिहर्सल्स होती हैं, 15 days की रिहर्सल्स होती है, तो they get perfect. they do it like initially से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हो जाता है, फिर हो ही जाता है। जी। फिर वो ये कि जाहिर बात है हम उनको ये तो नहीं कह सकते दे आर द परफेक्ट वन, हाँ। लेकिन ये है कि वो एटलीस्ट अच्छा जो है वो आज का तो वही है ना कि मुकाबले में हर कोई बेहतर से बेहतर जो है ना वो अपने आप को जो है वो छू कर रहा था। अच्छा आप कैसे इस फील्ड में आए सरीना, और कब से स्टार्ट की मॉडलिंग? मैंने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मैंने बस ऐसे ही दोस्तों में शूट किया था। हाँ, हाँ। तो फिर मैं किसी चैनल में वर्क करती थी, वहाँ से देखा कि भाई आपके फेस फोटो जाने के आप इस तरह से हो, तो फिर मैंने ट्राई किया। हाँ। फिर माशाल्लाह मुझे अभी कितने प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, कितने आपने डिजाइनर के साथ काम कर चुके हो? मैंने माशाल्लाह 5 डिजाइनर्स के साथ काम कर लिया है। हाँ। अभी आगे और इरादा है एक्टिंग की तरफ जाने का। अच्छा, एक्टिंग की तरफ हाँ। जाओगे? एक्टिंग अच्छी कर लेते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक्टिंग में मतलब अभी जो है परसू करना चाह रही हो आगे? जी 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 ऐसी है। ठीक है। ये तो नहीं कि आजकल ड्रामे का दौर है तो मैं उस तरफ जाऊं इस वजह से, या फिर ये है कि नहीं आप यू आर एक्चुअली गुड एक्टर, यू कैन डू गुड एक्टिंग? आई एम गुड एक्टर। अच्छा, कर सकती हो हाँ, कर सकती दैट्स गुड, दैट्स गुड। कभी आपका अरफीन हुआ एक्टिंग की तरफ आने का या नहीं? नहीं, मेरा ना कोई मूड है? I've never been interested. I was offered for this कि यार कर लो, फ्रेंड्स तो है ना। हाँ, हाँ। You know when you are working as a team, तो everyone knows you very well. हाँ, हाँ। तो I was never interested in this. हाँ, करना ही। I am interested कि मैं लोगों को expressions कैसे करवाना है। I know how to take out the expressions. ये आपके जो आपका जो फील्ड होती है जिसपे आप अपने जो इवेंट्स भी कर रहे हो तो उसमें भी एक्सप्रेशंस चाहिए होती हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ हाथ हिला दिए एंड दैट्स इट। अच्छा, कितना बेस करता है इसमें फिटनेस भी आपके? अगर जिस तरह इफ यू वांट टू कम फॉर द ये अपना पूरा एक इवेंट के लिए पूरा आपने कोरियोग्राफी करा रहे हैं तो उसमें फिटनेस भी देखते हैं लड़के लड़कियों की कि इतनी फिटनेस है इनमें कि ये कर सकते हैं काम या नहीं? अच्छा, फिटनेस दो लिहाज से आप देख सकते हाँ। हैं। एक तो हमारे यहाँ मसला ये लोग समझते हैं कि बल्कि लोग फिट नहीं होते हैं। हाँ, ठीक ऐसा है। नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा Okay, नहीं है। हाँ। यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस जो बल्कि लोग इतने अच्छे मूव्स करते हैं और स्लिम लोग वो नहीं कर नहीं कर पाते। सकते। सही है। हाँ। तो देयर इज अ डिफरेंस। हम अब मैं आपको बताता हूँ सही। फिटनेस डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि लोग समझते हैं यार हम बड़े हो गए अब हम डांस नहीं कर सकते। हाँ, सही है। तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ। आपने अगर दिमाग में बिठा लिया कि आप आप बूढ़े हो नहीं गए कर तो आप सकते, बूढ़े हो आप गए बूढ़े हो गए तो हाँ। आप नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो जस्ट हैव टू कंसंट्रेट हाँ। कि है ना आप अपनी जिंदगी जिए। अच्छा, डांस भी जो है वो कितना ज्यादा आपको फिट रख सकता है, मतलब डेली रूटीन में अगर आप डू यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एरोबिक्स या नहीं? देखिए 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस हाँ। में से एक तो डांस है, स्विमिंग, रनिंग एंड डांस। डांसिंग, हाँ। ये 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस या है फिर जो कार्डियो के लिहाज से जो है ना? कार्डियो इज अ पार्ट ऑफ डांस। हाँ, हाँ, क्योंकि ठीक। डांस आप करते हैं उसमें एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन इट। हाँ। तो आप जुम्बा देखें, जुम्बा इज अ डांस। हाँ। एरोबिक्स देखें, वो भी उसमें सारे मूव्स वही डांस के ही बिल्कुल, हैं। हाँ, हाँ। इसी तरह से कार्डियो देखें, कार्डियो के अंदर भी वो आपकी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो डांस से वही है रिलेटेड। सारे, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। ये 3 एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई ना, इट्स these are the best exercises for your fitness, complete fitness. तो मैं आपसे वो जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ पे फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट। फिटनेस until unless कोई बंदा खुद ना करना चाहिए ना तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सबको अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना है। फिर अच्छा, एडवांटेज क्या होता है इसका एडवांटेज ये होता है कि आजकल क्योंकि एवरीवन इज सो बिजी इन देयर लाइफस्टाइल्स एंड लोगों के पास टाइम नहीं है, मसला है स्ट्रेस भरा हुआ है हर जगह पे। स्ट्रेस इज बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत ज्यादा। आप चाहे एक तो बात करते हैं ना कि कोरोना की, जी कोरोना है और ये स्ट्रेस है और ये है वो, लेकिन इसके अलावा भी कोरोना से पहले क्या था? Exactly. वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही परेशानियां तो हर जगह पर मौजूद थी। अब कोरोना से हुआ ये कि वो डिप्रेशन बढ़ गया। हाँ। तो जो दबाव आता है ना वो डिप्रेशन उभर के बाहर आ गया। अब वो लोग क्या करते हैं, पहले रेस्टोरेंट चले जाते थे, सिनेमा चले जाते थे, मॉल चले जाते थे। अब वो एक्टिविटी उनकी खत्म हो गई तो घर में बंद होके रह गए, तो दे कुडंट गो एनीवेयर। हाँ। तो वो डिप्रेशन लेवल उनका इंक्रीज होता रहा। हाँ। अच्छा, बहुत सारे जगहों पे आई स्टार्टेड गिविंग डांस क्लासेस एट देयर होम्स। इसके तो दोज वर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, यानी बिजनेसमैन, हाँ। सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स। वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग इतना डिप्रेशन में,
और कितना फिर फर्क उनका पड़ा आफ्टर ये एक्सरसाइजेस? दे वर रिलैक्स्ड, यानी कि वो कहते थे अब हम सुकून से सोते हैं, है ना, क्योंकि माइंड आपका जो हाँ, है जब diversion डाइवर्जन होगी या आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो नेचुरली आप डिप्रेशन से दूर जाते हैं. लेकिन म्यूजिक इटसेल्फ गिव्स हाँ. यू वेरी गुड. बट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? ये बात भी आप डिप्रेसिंग में वो रोने वाली सुनना शुरू कर देंगे तो उसके बाद ये में तो क्या आप हाल है ना होगा? अपने ऊपर और वो डालेंगे. वही मैं कह रही हूँ ना कि वो हैपनिंग म्यूजिक भी तो होना चाहिए ना Yes. उसके लिए. ये फिर आप जब डांस भी कर रहे हैं तो फिर वो उसके लिए भी कोई ऐसा म्यूजिक हो जिससे आपको, बल्कि कुछ ऐसे म्यूजिक हैं जो बहुत फास्ट भी होते हैं पर वो डिप्रेसिंग होते हैं, मैंने सुना. Yes, होते हैं. लाइक वो पता नहीं कोई ट्रांस टाइप की चीजें होती हैं, मतलब वो आपको कभी कभार डिप्रेशन की तरफ भी ले जाते हैं. आपके ब्रेन की जो कॉर्ड्स होती हैं हाँ. उसको डीमोटिवेट करते हैं वो. यस यस. तो बड़ा म्यूजिक भी बड़ा जो है ना सोच कर सुनना चाहिए. कैसा म्यूजिक पसंद है वैसे आपको मुझे तो सरीना? नॉर्मल, नॉर्मल कैसा है नॉर्मल? मतलब ना ज्यादा है. कौन सा गाना पसंद है? हम अभी आपका मवाजना करते हैं इस पे. हाँ, लाइक मुझे पंजाबी सॉन्ग ज्यादा पसंद है. पंजाबी तो हैपनिंग हो गया ना फिर. बिल्कुल ऐसी भंगड़ा. है ना, भंगड़े शंगड़े पसंद है ना, भंगड़े वगैरह पसंद है. सही है. वैसे भंगड़ा का क्या कहेंगे आप, क्या क्या ख्याल होता है इसके हवाले से? Bhangra is a very happening song, Very very happening, happening style of performance. ओके. अच्छा, हमारे यहाँ अभी भंगड़े से बात आई तो मैं आपको बताऊं कि लोग हमारे यहाँ पे क्या सोचते हैं, देयर चार कल्चर परफॉर्मेंसेस हैं. हाँ, हाँ. सिंधी, पंजाबी का भंगड़ा और पख्तून का खटक और बलोचियों का लेवा. जबकि देयर आर लाइक 12 ट्रेडिशनल डांस स्टाइल्स इन पाकिस्तान. एग्जैक्टली. गिलगिती भी होता है, आप गिलगिती, देखें कश्मीरी, कश्मीरी. हाँ. हजारगी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन और सबके अलग अलग मूव्स. और सबके अलग अलग मूव्स होते हैं. सब सीखे हैं क्या, या देखिए उनको? ऑलमोस्ट. यूट्यूब पर हो? मैं यूट्यूब पे हूँ, आरफीन इकबाल. आरफीन इकबाल. और ये कि आपके वहाँ पे अगर कोई फॉलो करना चाहे, कोई वहाँ पे कुछ मूव्स वगैरह दिए हुए हैं? बिल्कुल, मेरी पूरी वीडियोस हैं वहाँ पे. हाँ, ट्यूटोरियल्स, आई हैव बीन अपलोडिंग ट्यूटोरियल्स एज वेल बिटवीन दिस लॉकडाउन एज वेल. दैट्स गुड ना, ये सबने शुरू कर दिया. वो घर बैठे भी सीख सकते हैं. एग्जैक्टली. तो ये कि उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता. Yeah. लेकिन एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि हमने भी जारी बात है जितने भी इवेंट्स वगैरह आते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो हमारी भी वो चल रहे होते हैं कि वो डांस प्रैक्टिस में सीख रहे होते हैं. Yes. तो बड़ा आता है कि जी काफी यहाँ से ज्यादा ये लोग. मूव इस तरह होना चाहिए, इस तरह का मूव. ये बड़ी सीखने वाली एक चीज होती है. Yes. ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये. लेकिन ये कि चले वो कहते हैं ना शादी ब्याह में तो गुजारा हो ही जाता है ना, क्योंकि वो इवेंट ऐसा होता है कि जस्ट वो खुशी का एक टाइम होता है. अब बड़े मुकाबले आ गए हैं. Yes. लड़की वाले, लड़के वाले, लड़की वालों के इतने वो अच्छा काम उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की है, लड़की वालों ने ऐसी डांस परफॉर्मेंस की है. तो ये भी एक बड़ा मुकाबले वाली एक चीज हो गई है. सिर्फ डांसेस नहीं, अब तो यहाँ से आते हैं कि एंट्री कैसे होगी. हाँ, अच्छा. उसमें भी एंट्री अगर दुल्हन वालों ने ऐसी सोची ना, हमने उससे अच्छा करना है. हाँ, फिर वो उस पे आप लोग क्या उस पे भी कोई उस पे हम कोरियोग्राफी होती एंट्री है? भी करवाते हैं उसमें. हाँ. एंट्री भी कोरियोग्राफी. अभी रिसेंटली मैंने एक एंट्री करवाई थी, उसकी वीडियो इतनी वायरल हो गई, लाइक उसमें 4 मिलियन व्यूज आ गए मेरे. अच्छा. जी, जी. ओके. वाओ. तो जबरदस्त. हालांकि उस पे कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो तो बस अच्छा हो गया. अच्छा, कॉर्पोरेट इवेंट्स में और जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? उनमें क्या आप लोग कोई सोच कर उसमें कोरियोग्राफी करा रहे होते हो? यस, ऑफ कोर्स. देखिए, कॉर्पोरेट्स के अंदर होता ये है कि ऑल द ऑडियंस जो है वो कंपनी की होती है. कंपनी के स्टाफ, कंपनी के एम्प्लॉयज वो होती है, और उनका एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे अनवीलिंग द प्रोडक्ट या लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो उसी तरह की कोरियोग्राफी होती है. ओ, उसको सोच के फिर वो करना पड़ती है उस कोरियोग्राफी. प्रोडक्ट के हवाले से. हाँ. ट्रक है, शैम्पू है, मेकअप है, उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से वी कोरियोग्राफ सच डिफरेंट. वैसे इसके लिए हर चीज के लिए बड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ता होगा. अच्छा सरीना, कैसे अपना ख्याल रखती हो, लाइक अपने स्किन का, अपने डाइट का? नहीं, डाइट का मतलब डाइट का मेरा मामा ख्याल करती हैं बहुत ज्यादा. अच्छा, अम्मू. क्या बहुत खाती हो? ज्यादा. बिरयानी मतलब खिलाती हैं? है. मामा ख्याल रखती हैं. पाए शाय खा लेती हो? हाँ, सब चीजें हाँ, नॉर्मल. देखो मामा ऐसे मुझे ख्याल कोई रखती वो है कि नहीं है. मेरा बच्चा जो है वो खाता पीता है, मॉडल भी है, तो कोई बात नहीं, खाता पीता ऐसी है. मॉडल. खाते पीते मॉडल. आप कैसे ख्याल रखते हो अपनी डाइट का? मैं तो खुद ही कर रखता हूँ. मतलब कोई कुछ भी ख्याल नहीं रखता, कोई. सच बताऊं. अच्छा, इतना मैं तो सब वर्कआउट कुछ- हो जाता है? मैं तो सब खाता हूँ. इतना वर्कआउट होता है कि सारे दिन में कुछ मतलब वो जरूरत time- नहीं पड़ती. I don't सही need- बात है. आप भी वर्कआउट करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत कितना? कभी कभी मॉर्निंग में.
कभी-कभी वो भी morning में। हाँ सिस्टर आई हुई होती है उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। आपको पता है आजकल ड्रामों में बड़ी पतली दुबली लड़कियों को पसंद किया हद जाता से है, तो ज्यादा कभी-कभी नहीं, नाजुक। फिर तो आपको बड़ा डाइट का इन चीजों का ख्याल रखना मुझे पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे और भी होना चाहिए स्लिम। हाँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ, थोड़ा सा और होना चाहिए, मतलब वो ड्रामे के हिसाब से वो हाँ। कहते हैं ना कि अच्छा उल्टा हिसाब है ड्रामे हाँ। में, जो लड़के हैं उनको कहते हैं कि आपका जो है वो जॉलन हार्श नहीं होनी चाहिए और आपका जो है बिल्कुल बेबी फेस होना चाहिए, क्यूट सा फेस, आरफीन वाला शक्ल होनी चाहिए चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जितने भी आप वर्कआउट कर लें। और लड़कियों को कहते हैं जितना ज्यादा पतला दुबला, बिल्कुल चेहरे को पतला कर लें हद से आप, ज्यादा बिल्कुल। नाजुक। हाँ, हद से ज्यादा नाजुक होना चाहिए। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं? कि अपने आप को बिजी रखना है, कहीं ना कहीं यू गाइस हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। स्ट्रेस अपनी लाइफ से ख़त्म करने का सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कीजिए, एंड ये मत सोचें कि व्हाट्स योर एज, कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज लोगों का काम है कहना, एंड जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ। बिल्कुल। और आप क्या कहोगे सरीना? मैं भी इनकी बात को एग्री करूंगी कि भाई खुश रहें और खुश रहने दें। खुश रहें और खुश रहने दें। बिल्कुल, खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रहने देंगे। और exactly। डिप्रेशन में रहेंगे तो किसी को भी खुश नहीं रहने देंगे। बात यह कि जिंदगी में अपने आप को जरूर कुछ ना कुछ आपको परखना चाहिए, फील करना चाहिए कि आप क्या जिंदगी में कर सकते हैं। अच्छी चीजें खुद भी एब्जॉर्ब करें, अपनाएं, और दूसरों को भी आप जो है इफ दे वांट टू डू समथिंग, जिंदगी में कुछ अपना काम करना चाहे तो उनकी हेल्प आउट करें। बल्कि जो इंसान कहता है ना किसी को हेल्पिंग हैंड होता है, आपके पास बहुत सारे कोरियोग्राफर्स आते होंगे, स्पेशली कोरियोग्राफर्स के डांसर्स आते होंगे, जो लड़के लड़कियां यंगस्टर्स एंड दे रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो उनको आप क्या मशवरा दोगे? उनको मैं यही समझाता हूँ कि लर्न। वो मेरे पास आते हैं ना तो वो कहते हैं कि सर हमें आता है, हमें चांस दें। तो मैं उनसे अगर कभी कोई टेस्ट ले लेता हूँ ना, फॉर स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ मुझे ये वाला जॉनरा दिखाओ, ये वाला जॉनरा दिखाओ, ये वाला जॉनरा, तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट। हाँ, सो दे शुड लर्न फर्स्ट। बस सही है ना, अब आप सिखाते रहेंगे ना तो फिर सीखते रहेंगे बच्चे भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। बहुत कम टाइम था पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें कर ली हैं। इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक को टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।